हेलो वर्कर्स, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन का नाम किसी स्नेक पे नहीं रखा गया, ये रखा गया एक कॉमेडी शो के नाम पे। हेलो लर्नर्स, क्या आपको भी ये लगता है कि पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना एक मुश्किल काम है? सो लर्नर्स, ये रहा कंप्लीट टू आवर्स का एक पाइथन का कोर्स जिसमें आपको जीरो से एडवांस लेवल तक का सारा नॉलेज देखने को मिलेगा। केवल बेसिक कंसेप्ट ही आप इजीली नहीं सीख पाओगे, इवन आप एडवांस प्रोग्राम्स बनाना, हैकिंग के टूल्स बनाना भी आराम से सीख पाओगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट अच्छे से देखें एंड उसके बाद आप लोग पाइथन को बहुत अच्छे लेवल पे सीख चुके होंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लर्नर्स, आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है। पहला ये कि अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में जॉब करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में साइबर पाठशाला का लिंक्डइन पेज मिल जाएगा, आप लोग उसे अभी फॉलो कर लें। और साथ ही साथ साइबर पाठशाला आप लोगों के लिए लेके आ गया है एक ऐसा एथिकल हैकिंग कोर्स जो करियर ओरिएंटेड है। इट मींस एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको डिटेल और डेप्थ लेवल की नॉलेज कंप्लीट प्रैक्टिकल तो मिलेगी ही, जिसमें आप रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, विच मींस ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव हैकिंग तो सीखोगे ही। साथ ही साथ आपकी एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग होगी जिसमें आफ्टर कंप्लीटिंग योर 1 मंथ एथिकल हैकिंग कोर्स आप अर्निंग स्टार्ट कर पाओगे। और उस अर्निंग के कई सोर्सेज है लर्नर्स जो आपको पता नहीं होते और वो उस करियर काउंसलिंग में आपको मिलेंगे। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हो देन आप सीपीसीएच के बारे में और डिटेल देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा जहां पे आप जाकर इस कोर्स के बारे में और एक्सप्लोर कर पाओगे। तो लर्नर्स, नाउ एंजॉय योर पाइथन कोर्स। और अगर आप लोगों को ये पूरा कोर्स पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करना ताकि जल्द ही हम आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आ सके। नाउ लेट्स सी कि हम इस हाइप में मैक्सिमम नंबर्स क्या अचीव कर सकते हैं। सो लर्नर्स, लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन एग्जैक्टली है क्या? तो सर, पाइथन जो है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसने पूरे मार्केट को बदल दिया है, पूरे टेक वर्ल्ड को बदल दिया है। और ऐसा क्यों सर, क्या रीजन है? बिकॉज पाइथन लर्नर्स एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिजाइन करी गई है सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए। इट मींस यानी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्नर्स जिसे रीड करना भी बहुत आसान रहे और अगर आपको उसकी मदद से कुछ भी बनाना है, कोई भी डेवलपमेंट करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो भी बहुत आसान रहे। और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई लर्नर्स पाइथन जैसी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें मिली ग्यूडो वैन रॉसम की मदद से। बेसिकली लर्नर्स, ग्यूडो वैन रॉसम में 1991 में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा। उनका गोल था कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए जो बहुत ही सिंपल हो, इजीली किसी को भी समझ आ सके और कोई भी उसमें प्रोग्राम इजीली बना सके, बहुत ही फास्ट लेवल पे डेवलपमेंट करा जा सके, प्रोजेक्ट्स बनाए जा सके। अब इस मोटिव से उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना स्टार्ट करा और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक नाम देना था। तो ये जो वर्ड है पाइथन, ये किसी स्नेक या किसी टाइप ऑफ स्नेक के नाम पे नहीं रखा गया। एक्चुअली उनका एक फेवरेट शो था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये और कुछ नहीं, एक कॉमेडी शो था, एक कॉमेडी सर्कस शो था लर्नर्स, जो उनका फेवरेट शो था और उन्हें एक फन नेम रखना था अपनी इस पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो उनने इसे नाम दिया पाइथन। आई होप आपको ये तो समझ आया होगा। अब 1991 में जब पाइथन को लॉन्च करा गया तब हमारे पास पाइथन का 0.9.0 वर्जन चल रहा था, तब हम उस वर्जन को यूज ले रहे थे 1991 में। उसके बाद नो डाउट हर चीज में डेवलपमेंट होना जरूरी है, पाइथन में भी अपडेट्स आए, पाइथन में भी डेवलपमेंट्स हुए। 2000 में 2.0 वर्जन मिला, यानी पाइथन 2.0। अब 2.0 में 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पाइथन के वर्जन आए। पाइथन 2.7 आप लोग आज भी कुछ पुराने सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए यूज लेते होंगे। उसके बाद सर बात करते हैं 2008 की, जहां पे हमें पाइथन 3.0 मिल गया जो आज भी चल रहा है, जिसके नए नए वर्जन आते जा रहे हैं जैसे 3.13, 3.12 एंड सो ऑन। तो लर्नर्स, इस तरीके से पाइथन अपडेट तो होती गई, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम पे इस पाइथन को 1 मिलियन प्लस डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड यूज ले रहे हैं और इससे कई ज्यादा जो डेवलपर्स हैं वो पाइथन को आए दिन ज्वाइन करते जा रहे हैं। इट मींस पाइथन मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वेबसाइट हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे एआई हो, चाहे आप क्वांटम की बात कर ले, हर जगह पाइथन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो नो डाउट मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये हमेशा टॉप पे आती है। और एक सबसे जरूरी बात लर्नर, आपको लगता है कि इस पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना डिफिकल्ट होगा? एक ऐसी लैंग्वेज जिसे बनाया इसलिए गया है ताकि इसे कोई भी बहुत ही इजीली समझ सके, रीड कर सके और जल्दी सीख सके। सो लर्नर्स, द आंसर इज नो, बिकॉज पाइथन सीखना आपके लिए बहुत आसान है और वो आप लोग इस कंप्लीट कोर्स में सीख पाओगे। आप लोगों को कंप्लीट ब्लैक हैट पाइथन की मैं ये प्लेलिस्ट दे रहा हूं जिसमें आप पाइथन को साइबर सिक्योरिटी के साथ जोड़ के उसे बहुत पावरफुल बना रहे हो।
बट फिलहाल के लिए हमें वो रीजन जानना है कि आखिर क्यों पाइथन इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टॉप पे काउंट हो रहा है, आज भी इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे है। तो रीजन है लर्नर्स, सबसे पहला रीजन है इजी सिंटैक्स। अगर आज आप पाइथन का कोई भी प्रोग्राम देखें तो पहला तो वो काफी हद तक ह्यूमन लैंग्वेज को ही यूज ले रहा है। पाइथन के फंक्शंस, पाइथन का सिंटैक्स जो है वो काफी हद तक ह्यूमन लैंग्वेज पे डिपेंड है। दूसरे, वो काफी हद तक ह्यूमन लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज ले रहा है। दूसरी जरूरी बात, जब आप उसे पढ़ते हो तो आपको बहुत इजीली आइडिया लग जाता है कि करना क्या चाह रहा है, यानी पाइथन को पढ़ना, पाइथन को समझना बहुत आसान हो गया। सेकंड थिंग, फास्ट डेवलपमेंट सर। पाइथन की मदद से वो काम जो डेवलपर को करने में या नंबर ऑफ कोड्स लिखने में जहां आधा घंटा 1 घंटा जाता था, अब वो काम 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाता है या उससे भी कम टाइम में। रीजन बीइंग लर्नर्स ह्यूज लाइब्रेरीज। पाइथन के पास एक बहुत बड़ा लाइब्रेरीज का सेट है। ये लाइब्रेरीज क्या है तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। आप इसे ऐसा समझो कि पाइथन के पास खूब सारे सॉफ्टवेयर हैं, हर काम करने के सॉफ्टवेयर। तो जब भी हमें पाइथन के जरिए कुछ काम करना होता है, हमें जो काम का सॉफ्टवेयर है, हमारे लिए जो जरूरी सॉफ्टवेयर, हम उसे कॉल करते हैं और अपना काम कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको मैथ्स के कुछ ऑपरेशंस करने हैं। अब आपको नहीं पता कि स्क्वायर रूट कैसे निकाले, डिवीजन कैसे करें, XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको उसे सॉल्व करना नहीं आता है और आपको पता है कि इसका प्रोग्राम बनाऊंगा तो काफी डिफिकल्टी फेस होगी, ऐसे में आप केवल मैथ नाम के इस टूल को, मैथ नाम की लाइब्रेरी को कॉल करते हैं, आपका काम आसान हो जाता है। अगर आपको हैकिंग करनी है, नेटवर्क स्कैनिंग करनी है, हम Nmap जैसे टूल्स को यूज लेते हैं काली मशीन में। वो Nmap नाम का टूल पाइथन के पास भी है वैसा ही, जिसकी मदद से हम पाइथन के अंदर Nmap को यूज ले पाते हैं। कई सारी ऐसी चीजें लर्नर्स, चाहे वायशार्क हो, Nmap हो, कई पावरफुल टूल्स। Nmap में आए दिन लाइब्रेरीज बढ़ती ही जा रही है, यानी ये नंबर ऑफ टूल्स बढ़ते जा रहे हैं जिन्हें बस हमें कॉल करना होता है और उनके फंक्शंस को यूज लेना होता है, या ऐसा कह लें जिन्हें हमें बस यूज लेना होता है, उनके फंक्शंस को कॉल करना होता है। सो ये बहुत पावरफुल बना देता है प्रोसेस को, बहुत ईजी भी बना देता है। देन बात करें नेक्स्ट पॉइंटर की, तो हमें बता रहा है सर एक बिगिनर्स फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब लर्नर्स, आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ सीखना स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली डे 0 से पाइथन सीखना स्टार्ट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे बताए हुए पैटर्न से पाइथन को सीख रहे हैं तो मैक्सिमम 5 डेज और आप पाइथन को एक बहुत अच्छे लेवल तक सीख चुके होंगे। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस होती है जो आप ज्वाइन करते हो, जो मैं आपको अभी गाइड कर दूंगा। सो नो डाउट ये एक बिगिनर्स फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर। इसकी मदद से हर टास्क ऑटोमेट करा जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे जब हम हैकिंग करते हैं या वेब पेन टेस्टिंग करते हैं, हम वेबसाइट को पहले स्क्रैप करते हैं, वेबसाइट का डेटा लेके आते हैं, वहां पे क्रॉलिंग करते हैं, वेबसाइट की URL सारे निकालने के बाद उसमें पैरामीटर्स अलग करते हैं, पैरामीटर्स की वर्किंग समझते हैं। हम जो भी टास्क करते हैं डेली लाइफ में जिसमें हमारा काफी टाइम इन्वेस्ट होता है या ऐसा कह लो यूटिलाइज होता है, उस इन्वेस्टमेंट को हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एफिशिएंट कर सकते हैं। बिकॉज सर पाइथन की मदद से अगर आप उस टास्क को ऑटोमेट करो तो वो काम कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। एक ऐसा काम जिसे करने में शायद आपको 1-2 दिन लग जाते हैं। सो ये ऑटोमेशन बहुत पावरफुल हो जाती है हमारे लिए, बहुत टाइम सेविंग, बहुत एफिशिएंट रिजल्ट हमें मिलने लग जाता है। एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि हमें जो नॉलेज थी हमने उसके एक बार में कोर्स लिख दिया, अब लिखते हुए हमसे ज्यादा गलतियां नहीं होगी। देन हम बात करते हैं कम्युनिटी सपोर्ट की। लर्नर्स, पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की वजह से आज के टाइम पे कई कम्युनिटीज हैं जो हमें पाइथन का डायरेक्ट सपोर्ट दे रही है। इवन यूट्यूब जैसी कम्युनिटीज में हमारे पास है और कई ओपन फॉर्म्स हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं हमारी पाइथन की क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। कई प्रोफेशनल्स, कई एक्सपर्ट्स हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है। सो नो डाउट ये सारी चीजें पाइथन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। बट एक और चीज दिमाग में आएगी कि सर ये पाइथन की एप्लीकेशंस क्या है पूरे वो हमारे मार्केट में, IT मार्केट में, उसके बाहर भी पाइथन की एप्लीकेशंस क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ कहाँ काम आती है। क्या केवल उसे ही पाइथन सीखना चाहिए जो AI में जाना चाहता है, AI ML में जाना चाहता है, डेटा साइंस में जाना चाहता है? सो इसका आंसर ये नहीं है लर्नर्स, ये गलत है। कोई भी पाइथन को ज्वाइन कर सकता है बिकॉज पाइथन आज के टाइम पे हर डिपार्टमेंट में यूज हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे सर साइबर सिक्योरिटी, पाइथन बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चाहे आपको अपने टास्क को ऑटोमेशन में ले जाना हो, रिपोर्ट जनरेशन में ले जाना हो, साइबर सिक्योरिटी के किसी भी टूल बनाने में, ऑटोमेशन में, रिपोर्ट जनरेट करने में, एनालाइज करने में, हर जगह पे आपको पाइथन हेल्प करेगा। बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, तो आपको पता होगा Django, फ्लास्क फ्रेमवर्क एंड रोबस्ट वेब एप्लीकेशन के कंसेप्ट्स में भी कंप्लीट पाइथन यूज हो रहा है। तो सर यहाँ पे भी ये हमारे लिए प्रोसेस बहुत आसान बना रहा है और आपको पता होगा कि इन पाइथन टेक्नोलॉजीज की मदद से, इन इन्वायरमेंट्स की मदद से कितनी पावरफुल वेबसाइट्स बनती है। इसके बाद लर्नर्स हमारे पास आता है AI एंड मशीन लर्निंग। नो डाउट ये तो हमें पता ही है कि पाइथन स्टार्टिंग से AI मशीन लर्निंग में बहुत अच्छा
सपोर्ट देता है, इसी की मदद से पॉसिबल हो पाया है। बात करें डेटा साइंस की, तो सर डेटा साइंस मीन्स आपके डेटा के रिलेशंस को समझना, बड़े से बड़े फिगर्स को निकालना, बड़े से बड़े रिलेशंस, बड़े से बड़े डेटा एनालिसिस को जल्दी से करने में पाइथन आपको बहुत सपोर्ट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेशन की। जैसा मैंने कहा कि अब किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी टास्क करने के लिए उसे ऑटोमेट करना है, पाइथन हमेशा आपकी हेल्प करेगी। नेटवर्किंग में सर पाइथन नेटवर्किंग में भी हेल्प करती है। सॉकेट प्रोग्रामिंग जिसके अंदर हमें मिलती है, जिसकी वजह से हम नेटवर्किंग का पूरा टास्क पाइथन की मदद से कर सकते हैं। कंप्लीट नेटवर्किंग, सारी बातचीत, सारे प्रोटोकॉल्स के कम्युनिकेशन, सारे के सारे अकेला पाइथन मैनेज कर सकता है। यानी ये प्रोग्रामिंग भी कर रहा है, फ्रंट एंड भी बना रहा है, बैक एंड भी बना रहा है, नेटवर्किंग भी मैनेज कर रहा है, तीनों एरियाज में वर्क कर रहा है, जो कि बहुत पावरफुल बात है। फिर आता है डेस्कटॉप एप्स। तो जितने भी आप सॉफ्टवेयर चलाते हो, हर सॉफ्टवेयर पाइथन में बनाया जा सकता है। गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन यूज हो रहा है लर्नर्स। तो आप देखो इतनी सारी एप्लीकेशंस है। तो आपने ये जो पाइथन सीखा, इन 4-5 दिनों में आपको जो पाइथन मैं सिखाऊंगा, उस पाइथन को आप जहां चाहे यूज ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट है कि मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन विद साइबर सिक्योरिटी, यानी ब्लैक हैट पाइथन। क्या पाइथन साइबर सिक्योरिटी में, हैकिंग में, एथिकल हैकिंग में कितना पावरफुल रोल प्ले करेगा, और वो कैसे करेगा, कैसे हम इसके ऑटोमेटिक टूल्स बना सकते हैं, वो कंप्लीट प्रोसेस यूजिंग एआई ऑल्सो, एआई के इंटीग्रेशन के साथ हम आने वाली इन सभी वीडियोस में सीखने वाले हैं। सर एप्लीकेशंस के बाद अगर हम देखें कि साइबर सिक्योरिटी में डायरेक्टली पाइथन कैसे यूजफुल है, सबसे पहली चीज लर्नर्स, रिकॉनेसेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस जो है, इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के नाम से आप जिसे जानते हो, वो करने में पाइथन आपको पूरा हेल्प करता है। क्योंकि पाइथन की मदद से वेब क्रॉलिंग, पाइथन की मदद से सोशल मीडिया क्रॉलिंग, ये सब करके हम कंटेंट गैदर करते हैं। वर्ड लिस्ट बनाना हो, उस कंटेंट के बीच में रिलेशंस बनाने हो, हर टास्क हम पाइथन की मदद से कर पाता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्कैनिंग टास्क। सर नेटवर्क स्कैनिंग है, वेब स्कैनिंग है, जितने भी स्कैनिंग के टास्क है जिसमें आप सामने वाली मशीन से डेटा कलेक्ट करते हो, सामने वाली मशीन के स्टेटस देखते हो, सॉफ्टवेयर, वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे टास्क करने में भी पाइथन आपको फुल सपोर्ट करता है। सारे टास्क पाइथन से ऑटोमेट हो जाते हैं डायरेक्टली। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन, विच मींस सर डेटा मिल गया, डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर दो, डिवाइस को हैक कर दो, उसका एक्सेस ले लो। तो वो एक्सेस लेने वाले पार्ट में, कमियों को एक्सप्लॉइट करने वाले पार्ट में, कमियों के यूज से डिवाइस का पूरा कंट्रोल लेने वाले पार्ट में भी पाइथन फुल्ली आपकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, चाहे वो रिवर्स शेल हो, चाहे वो बाइंड शेल हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट लर्नर्स, जब आप ये सारे टास्क कर देते हो, तो अब आप अपने विक्टिम यानी अपने क्लाइंट को एक रिपोर्ट देते हो। आप उसे बताते हो कि यहाँ आपके डिवाइस में ये कमियां मिली, ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई, इस तरीके से आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसे सिक्योर करी जाए। तो ये रिपोर्ट बनाने में भी, रिपोर्टिंग वाले पूरे टास्क में, यानी डॉक्यूमेंटेशन वाले टास्क में भी पाइथन हमें फुल सपोर्ट कर रहा है। जो डॉक्यूमेंटेशन जैसा डिफिकल्ट या आप कह लो बोरिंग सा काम है, वो काम पाइथन हमारे लिए ईजी और सिंपल बना देता है। आई होप अब हमें क्लैरिटी है कि पाइथन की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो पोर्ट स्कैनिंग हो, चाहे वो पासवर्ड्स गैसिंग हो, पासवर्ड ऑडिटिंग हो, चाहे वो रिकॉनेसेंस हो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग को ऑटोमेशन में ले जाना हो, और चाहे वो मेलवेयर एनालिसिस हो, कंफर्म करना हो कि कोई आपके डिवाइस में मेलवेयर है या नहीं, डिवाइस स्कैनिंग हो, या एक मेलवेयर प्रोग्राम्स को डिसेंबल करके उसके अंदर के कंटेंट को देखना हो, हर तरीके के टास्क आप पाइथन की मदद से ऑटोमेट कर सकते हो। इसको और इजी लैंग्वेज में कहूं लर्नर्स, तो आप अपनी एथिकल हैकिंग की जर्नी में जो भी काम करते हो, आप उस पूरे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो, अब चाहे वो कुछ भी हो। सो हमें ये तो समझ आ गया कि पाइथन साइबर सिक्योरिटी के साथ सर बहुत पावरफुल रोल प्ले कर रहा है, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, टाइम एनर्जी बचा रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आप बग बाउंटी जैसे टास्क भी बहुत इजीली कर पाते हो। लेकिन सर पाइथन के अलावा कोई और भी तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जो इस काम में बेस्ट होगी शायद। क्या ऐसा है या नहीं, इसका जवाब अब हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम बाकी प्रोग्रामिंग के साथ पाइथन को कंपेयर करने वाले हैं, ताकि हमें और बेटर लेवल पे आइडिया लगे। तो अगर आप देखो लर्नर्स, आपके सारे प्रोग्रामिंग यहाँ पे मेंशन है, जैसे पाइथन, सी, जावा, जावास्क्रिप्ट, अभी बस हमने इन 4 को कंपेयर करा है। आप धीरे धीरे इनसे ज्यादा को भी कंपेयर कर सकते हैं, सबको आप इस एरिया में ऐड कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के कंटेस्ट में। अगर हम कोड की लेंथ की बात करें, तो इन सब में सी, जावा, जावास्क्रिप्ट में सबसे शॉर्ट लाइन ऑफ कोड, सबसे छोटा जो कोडिंग हमें करनी पड़ती है, सबसे कम कोडिंग जो हमें करनी पड़ती है, वो पाइथन में होती है। अगर हम बात करें इसकी डेवलपमेंट स्पीड की, तो सर जब ऑब्वियसली बात है लाइंस ऑफ कोड कम है, जब जो मैन पावर है, जो एनर्जी है एक डेवलपर की, वो कम लग रही है, जब उसे कम कंटेंट, कम प्रोग्रामिंग करनी पड़ रही है, बहुत शॉर्ट कोड में उसके बड़े बड़े टास्क हो जा रहे हैं, यूजिंग लाइब्रेरीज वो सारे काम इजीली कर पा रहा है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट स्पीड तो डेफिनेटली बढ़ेगी। बाकी सबसे डेवलपमेंट स्पीड 100% ज्यादा ही रहेगी। उसके बाद हम बात करें अगर ऑटोमेशन की, तो ऑटोमेशन के लिए ही तो पाइथन को बनाया गया था सर, ताकि हर टास्क को ऑटोमेट करा जा सके। लेकिन वो तो बाकी सब में भी होता है,
ऑटोमेट तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करा जा सकता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरीज पाइथन हर डोमेन में, हर डिपार्टमेंट में ऑटोमेट करा जा सकता है, हर तरीके के टास्क में ऑटोमेट करा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटी टूल्स की, तो पाइथन के जरिए बनाए हुए टूल्स बहुत सिक्योर होते हैं, और पाइथन खुद एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कई डिफॉल्ट चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमारा कंटेंट, हमारे बनाए हुए टूल्स और हमारा पाइथन सब कुछ सिक्योर रहे। देन बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो सर अब इन सारे कंटेंट के होने के बाद परफॉर्मेंस की जब बात आती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस की जब बात आती है, तो वहां कुछ जगहों पे पाइथन लैग कर सकता है। उसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वहां पे थोड़ा लैग हो सकता है, जिसकी वजह से ये मीडियम में जाता है, सी फास्ट में जाता है, जावा और जावा स्क्रिप्ट जो है वो भी फास्ट में जाते हैं, यानी सी फास्टेस्ट में जाता है, बाकी दोनों फास्ट में जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो हर जगहों पे जो जीत रहा है वो हमारा पाइथन है। लेकिन अगर इतने रिजल्ट्स में, इतने पॉइंटर्स में उसका वो विनिंग है, तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत यूजफुल है डेफिनेटली। सो लर्नर्स, इन शॉर्ट हमें एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल चुकी है जिसने साइबर सिक्योरिटी को और पावरफुल बना दिया है। और इसके अलावा लर्नर्स, अगर साइबर सिक्योरिटी आप लोगों का पैशन है, आप इस फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं, आपको चाहिए एक एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस, जहां पे आप लाइव जूम क्लासेस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को डेप्थ लेवल तक सीख पाते हो, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेते हो, और वो वैल्यूज लेते हो जिसके बाद आप अपने साइबर सिक्योरिटी करियर में अर्निंग और लर्निंग दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। In that case, CPCS Cyber Pashala Certified Ethical Hacking Batch is perfect for you at bare minimum cost. Click on the link given in the description below and secure your seats now. अब हमारी काली मशीन में लर्नर्स हमें पाइचाम नाम का आईडी इंस्टॉल करना है। बेसिकली अगर हम आज जाए हमारे टर्मिनल पे और वहां पे जाके पाइथन लिखे, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास पाइथन इंस्टॉल होगा, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे पाइथन 3.13.9 मेरे पास करंट वर्जन पड़ा है। अगर आपको पाइथन शो नहीं कर रहा है, उस केस में पहले आप कंट्रोल डी करके यहाँ से बाहर आ जाओ, कंट्रोल डी की मदद से। उसके बाद कमांड लिखो apt इंस्टॉल पाइथन। वन मोर थिंग, इसके आगे sudo ऐड कर दीजिएगा, बिकॉज अभी यहाँ पे एडमिन परमिशंस नहीं है। हमने एंटर प्रेस करा, हमसे परमिशन मांगी, यानी पासवर्ड मांगा, पासवर्ड लिखा, जो हमारा पाइथन है उसका सेटअप यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फिलहाल यहाँ पे बता रहा है सर पाइथन 2 चाहिए, 3 चाहिए, कौन सा चाहिए। हमने पाइथन 3 लिख के एंटर प्रेस करा है, बोल रहा है पाइथन 3 तो आपके पास ऑलरेडी पड़ा है ना। आप पाइथन 3 लिख के इंस्टॉल करोगे, आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो पाइथन के बाद सर हमें चाहिए एक एनवायरनमेंट, एक आईडी, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे पाइथन प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए और आसान हो जाए, और इजी हो जाए, और हमें कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। सो फॉर दैट लर्नर्स, हम जाएंगे अपने ब्राउजर में, और ब्राउजर में जाके हम जिस टूल को सेटअप करेंगे उसका नाम है पाइचाम। हमने यहाँ पे लिखा ब्राउजर में पाइचाम, डाउनलोड, एंटर प्रेस करा, हमारे पास पाइचाम की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जेटब्रेन्स की। आपको इसी वेबसाइट से उस पाइचाम को डाउनलोड करना है। हमने इस पर क्लिक करा, ये मैं बता देगा कि सर पाइचाम जो है वो करीब करीब हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अवेलेबल है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें पाइचाम मिल जाएगा। फिलहाल हमने डाउनलोड बटन पर क्लिक करा, ये हमें बता रहा है किसके लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए। लिनक्स में भी आपको 64 बिट ARM वर्जन चाहिए, नॉर्मल वर्जन चाहिए। ऑब्वियसली बात है, हमें नॉर्मल वर्जन चाहिए। ARM नहीं यूज ले रहे हैं, अभी हम AMD यूज ले रहे हैं। हमारे जो इंटेल के प्रोसेसर्स हैं वो AMD सपोर्ट करते हैं, है ना। जबकि अगर आप मैक यूज ले रहे होते तो वहां पे ARM आता आपके। हमने कहा ठीक है, फिलहाल लिनक्स को डाउनलोड कर लेते हैं। हमारी फाइल का डाउनलोड प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, योर डाउनलोड शुड स्टार्ट शॉर्टली, इफ डज नॉट आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हमारी फाइल यहाँ डाउनलोड हो रही है, कुछ ही देर में डाउनलोड हो जाएगी। इसकी डाउनलोड होने के बाद हमें करना क्या है, तो हमें जाना है सर हमारे टर्मिनल में, और उस लोकेशन पे जहां पे आपने पाइचाम को डाउनलोड कर रखा है। तो हम पहले इसे जूम इन कर लेते हैं, डिस्प्ले क्लीन, उसके बाद sudo su की मदद से रूट परमिशंस ले लेते हैं, ताकि हम सारे टास्क हम एडमिन पावर्स में ही करें। ऑलरेडी हमने पासवर्ड पहले दे रखा था, ठीक है। एडमिन पावर्स हमारे पास आ चुकी है। अब हम चलते हैं उस लोकेशन में जहां हमने पाइचाम डाउनलोड कर रखा है। तो हमने यहाँ पे लिखा cd डाउनलोड्स, ls करा लर्नर्स, तो यहाँ पे आपको ये पाइचाम वाली फाइल विजिबल होगी। हमें बस इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसे यूज ले सकते हैं। एंड वन मोर थिंग लर्नर्स, अगर आप अपने इस पाइचाम को विंडोज में भी सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें कुछ खास एफर्ट्स नहीं लगेंगे। एक exe फाइल आएगी, उसे डायरेक्ट इंस्टॉल करना है। इस पाइचाम को सेटअप कैसे करना है इंस्टॉल होने के बाद, वो मैं अब आपको गाइड कर रहा हूँ। फाइल डाउनलोड हो चुकी है, हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है और इसे ओपन करना है। तो हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर पे, और यहाँ से हम चलते हैं डाउनलोड्स फोल्डर में। आपके पास दोनों तरीके हैं, ग्राफिकल भी है, कमांड लाइन तरीका भी है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का और उसे देखने का कि वहाँ क्या क्या फाइल्स दिखा रही है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारी पाइचाम की जिप फाइल आ चुकी है। तो लर्नर्स, हमने हमारे पाइचाम पर राइट क्लिक करा, इसको एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर दिया, फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है यहाँ पे। उसके बाद हम पाइचाम नाम के फोल्डर में गए। यहाँ पे हमारे पास कई फाइल फोल्डर्स हैं, हमें जाना है बिन नाम के फोल्डर में। जब आप बिन में जाओगे तो आपको यहाँ पे ये पाइचाम नाम की फाइल दिख जाएगी, पाइचाम.sh नाम से, दिस वन। .sh नहीं है, पर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो आप इसे डायरेक्टली रन करके अपने पाइचाम को स्टार्ट कर सकते हो।
सो फिलहाल ये प्रोसेस करने के लिए हम गए अपने टर्मिनल पे, वहां पे जाके लिख दिया cd पाइचाम के फोल्डर में पहुंच गए, ls करा, cd bin लिखा बिन फोल्डर में जाने के लिए, और यहाँ पे ये रही हमारी पाइचाम नाम की फाइल या फिर pycharm.sh नाम की फाइल। दोनों फाइल्स अवेलेबल है। तो एक काम करते हैं, पहले सीधा पाइचाम फाइल को रन करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा $pycharm, एंटर प्रेस कर दिया, एंड लेट्स सी कि हमारा पाइचाम स्टार्ट होता है या नहीं। इन केस कुछ इश्यू आए तो आप .sh को रन कर सकते हैं, बट फिलहाल आप देख सकते हो हमारा पाइथन स्टार्ट हो चुका है। हमसे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने को कह रहा है, हमने एक्सेप्ट करा, कंटिन्यू करा। कह रहा है कि क्या आप अपना जो डेटा है, जो एरर्स आएंगे, जो अपडेट्स हैं, वो शेयर करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल नहीं, है ना। उसके अलावा अब हमारा सेटअप जो है यहाँ स्टार्ट हो गया है, पाइचाम स्टार्ट हो चुका है। हमें इस पाइचाम में स्टार्ट होते ही सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है लर्नर्स के हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। हमारे पास एक ओपन नाम का ऑप्शन है, जिस पे शायद क्लिक करने पे हम अलग अलग फाइल्स या प्रोजेक्ट्स को ओपन कर सके। एक न्यू नाम का ऑप्शन है, जिसकी मदद से हम बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाएंगे और वहां पर हम अपना सारा टास्क कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमारे लिए एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो। हमने न्यू पे क्लिक करा, इसने बोला न्यू प्रोग्राम फाइल चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट चाहिए। हमने कहा पहले तो हम अपना एक प्रोजेक्ट ही बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट के अंदर हम उस प्रोजेक्ट के अंदर अपने काम के हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम फाइल्स हम अपने बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट रखा, प्रोजेक्ट का बाय डिफॉल्ट जो नेम है वो पाइथन प्रोजेक्ट है। आप चाहो तो इसे रीनेम भी कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे हमने इसका नाम रख दिया टेस्ट, है ना। तो टेस्ट नाम का, या फिर हमने नाम रख दिया प्रैक्टिस। उसके बाद से हमसे पूछा गिट रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हो या एक वेलकम स्क्रिप्ट, एक बेसिक वेलकम प्रोग्राम जिसको आप थोड़ा देख के समझ भी पाओगे और चाहो तो उसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो। हमने कहा वेलकम प्रोग्राम सही है। इसने बोला पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज लेना है ना, यूवी लेना है, बेस कोंडा लेना है, कस्टम एनवायरनमेंट करना है, क्या करना है। हमने कहा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी चलेगा, जिसके लिए आप कौन सा वर्जन यूज लेना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर दो। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पाइथन यूजर बिन में पाइथन 3.13 और 3 दिखा रहा है, बेसिकली दोनों ही पाइथन 3.13 है। हमने किसी एक को सिलेक्ट करा और क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। हमारा नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक डेमो प्रोग्राम फाइल भी मिल गई है। इसलिए हमें एआई का इंटीग्रेशन, एआई का यूज बताया। फिलहाल हमें कुछ नहीं चाहिए, तो अभी हमने इसे बंद करा। सो यहाँ हमारा ये रहा प्रैक्टिस नाम का प्रोजेक्ट और ये रही हमारी main.py नाम की फाइल, जिसमें बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है कि सर एक फंक्शन बनाया गया है। क्या होता है फंक्शन, हमें कोई आइडिया नहीं है, इट्स ओके, है ना। और उस फंक्शन के अंदर इसने कुछ प्रिंट करा होगा। तो फिलहाल हमने क्या करा, इसे हटा दिया। हमने कहा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना बेटर प्रेफर करेंगे। हमारे पास ये रहा पाइचाम, हमारा स्टार्ट हो चुका है, वेल सेटअप है। जब भी स्टार्ट करना है बिन में आके हम इसको स्टार्ट कर देंगे। आप चाहो तो हम इसे होम लोकेशन पे भी पिन कर सकते हैं, बट अभी हमें करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल पाइथन ईजी कितना, फिलहाल ये पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना आसान है, कितना ईजी है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ए नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करा। ए के अंदर मैंने एक डेटा स्टोर करा विच इज 5 + 10, ठीक है। तो हमें पता है कि अब ए के अंदर क्या डेटा आना चाहिए। हमने एंटर प्रेस करा। अगर हम कुछ गलती करते हैं, कहीं कुछ एरर करते हैं, तो अपना आप ये वहां पे कलर्स की मदद से, अलग अलग आइकन्स की मदद से ना कुछ हमें गाइड कर देगा कि हम गलत कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, आप क्या करें, हमने कहा ए में जो डेटा प्रिंट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और प्रिंट के अंदर डाल दिया ए को। बस हमने इतना सा करा, इस फाइल को सेव करा। हमें नहीं पता हमने सही लिखा है, गलत लिखा है ना, कंसेप्ट सही है, गलत है। हमने बस इसे लिखने के बाद रन करा। जब हमने रन करा तो क्या जो रिप्लाई है वहां पे 15 वैल्यू दिखा रहा है। ए के अंदर जो डेटा था क्या वो शो कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है सर। इट मींस इतना ही आसान है पाइथन को यूज लेना। प्रिंट का काम क्या है कि उसके अंदर जो डेटा लिखा है उसे प्रिंट कर देना। हमने प्रिंट नाम के फंक्शन को कॉल करा और हमने बोला कि ए के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो प्रिंट कर दो। उसने प्रिंट कर दिया। नाउ लर्नर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पाइथन को सीखेंगे, उसके वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, पहले बेस क्लियर करेंगे जो कि बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। देन उसके बाद उसके डीप प्रैक्टिकल्स या ब्लैक हैट पाइथन की तरफ हम चलेंगे, जहां पे हम साइबर सिक्योरिटी टूल्स और साइबर सिक्योरिटी ऑटोमेशन करेंगे। और हम आज बात करने वाले हैं लर्नर्स वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स और कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। रूल्स यानी वेरिएबल्स क्या है, कैसे डिफाइन होते हैं और उसमें कितने टाइप का डेटा आ सकता है। लेकिन हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्या है वेरिएबल्स, क्या है डेटा टाइप्स और क्या रूल्स होंगे। सो इसे समझने के लिए लर्नर्स एक एग्जांपल लेते हैं। सो मान लेते हैं लर्नर्स, मुझे कुछ डेटा मेरे पीसी में सेव करना है। वो डेटा कुछ भी हो सकता है और उस डेटा की मदद से आपको वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा एक काम करो, सबसे पहले जो मैं डेटा लिया वो है a = 5 + 10। अब a = 5 + 10 कितना होता है, तो सर a = 15 हो जाएगा। ये तो है ना, 5 + 10 अगर मैं करता हूं तो a = 15 हो चुका है। ये डेटा मैं सेव करना चाहता हूं मैं डेटाबेस में। इसी तरीके से मैंने कहा एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर दी, तो एक पार्टी मुझे रखनी है और उस पार्टी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो प्लानर है, वो भी मुझे सेव करना है मेरे ही कंप्यूटर में, मेरे ही हार्ड डिस्क में। तो हमने कहा ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेम नाम का एक वेरिएबल है कि भाई ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। तो ऑर्गेनाइज कर रहा है राहुल।
तो नेम के अंदर हमने राहुल लिख दिया। देन हमारे पास आया कि राहुल की एज क्या होगी, तो उसकी एज 30 है। हमने कहा ठीक है, ताकि उसका शायद बैनर, उसका बर्थडे बैनर, शायद उसका बर्थडे बैनर बनाने में आसानी हो। उसके बाद हमने कहा कि सर आप किन किन को बुला रहे हैं, आपके गेस्ट कौन है। तो हमने गेस्ट के अंदर मेंशन करा कि भाई राहुल, अजय, अमन, प्रदीप, कुसु, ये सब लोग जो है हमारे गेस्ट होंगे। हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर सारे गेस्ट को बुला रहे हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एग्जाम्पल है ये कि आप गाना कौन सा चलाएंगे, तो हमने कहा हम थोड़ा ओल्ड वाइब थोड़ा सेटअप करेंगे, और उसके लिए हम डायरेक्टली कोई MP3 ऑडियोज नहीं, हम डायरेक्ट FM चलाएंगे, थोड़ा ओल्ड वाइब्स को एंजॉय करेंगे। तो कौन सा FM चलाओगे, तो 92.7 हमने बता दिया कि इस FM को चलाएंगे। देन इसने बोला कि क्या पार्टी होगी या नहीं होगी, तो पार्टी के अंदर ट्रू या फॉल्स आ सकता था, अभी हमने ट्रू लिखा। ये कुछ डेटा है जो मुझे मेरे कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क में स्टोर कराना है। तो हमने क्या करा, इस पूरे डेटा को एक बॉक्स में रख दिया, और बॉक्स में रख कर लर्नर्स हमारा बॉक्स पैक हो गया। अभी जो हमारा बॉक्स है, इन बॉक्स को हमने एक नाम दे दिया। जैसे हमें पता है कि हमने A=15 लिखा था, तो इस बॉक्स का नाम A हो गया। हमने नेम के अंदर राहुल स्टोर कराया था, तो एक नेम इसका नाम हो गया, एक एज नाम का बॉक्स हो गया, एक गेस्ट नाम का बॉक्स हो गया, एक FM नाम का बॉक्स हो गया, एक पार्टी नाम का बॉक्स हो गया। सर आपने बॉक्सेस को नाम क्यों दिए? मान लो अगर आज मुझे इनमें से कोई डेटा चाहिए है, मुझे जानना है कि यार हम जो FM चला रहे थे वो कौन सी फ्रीक्वेंसी का था, कौन से नंबर पे था, तो हमें कैसे पता पड़ेगा? मैं सारे बॉक्स को ओपन करके देखूंगा? नहीं, मैं सीधा FM वाले बॉक्स के पास जाऊंगा और कहूंगा कि आपके अंदर एक डेटा सेव है जिससे मुझे पता पड़ेगा कि मुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी पे जाना चाहिए FM चलाने के लिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मेरे मन में डाउट आए कि पार्टी होगी या नहीं होगी, तो क्या मैं सारे बॉक्स ओपन करके देखूं? नहीं, मैं पार्टी वाले बॉक्स के पास जाऊंगा, उससे पूछूंगा कि आपके अंदर क्या डेटा है, पार्टी करनी है कि नहीं करनी है। तो अगर इसके अंदर डेटा ट्रू लिखा है तो पार्टी होगी, फॉल्स लिखा है तो नहीं होगी। इस तरीके से हमारा ये जो डेटा है ये सभी बॉक्सेस में हमने रखा, और ताकि वो डेटा हम जब चाहे यूज ले सके, उस डेटा को कॉल कर सके, हमने इसमें नाम रख के इन सबको स्टोर कर दिया। अब लर्नर्स, अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझें तो इन्हें ही हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये जो A था ये एक वेरिएबल है, और इसे वेरिएबल इसलिए कहा गया क्योंकि सर ये अपने अंदर एक डेटा स्टोर कर रहा है। A के अंदर स्टोर हुआ है 15, नेम के अंदर क्या स्टोर हुआ है लर्नर्स, राहुल। इसी तरीके से एज में शायद 30 स्टोर हुआ है, गेस्ट में हमारे गेस्ट की पूरी लिस्ट स्टोर हुई है, और FM में सर हमने 92.7 इस तरीके से एक नंबर स्टोर करा रखा है। पार्टी में हमने ट्रू या फॉल्स स्टोर करा रखा है, तो हमने यहाँ पे भी ट्रू स्टोर करा रखा है। इस तरीके से हमने हर बॉक्स में एक डेटा स्टोर करा, और उस बॉक्स को जो नाम मिला है या जिस नाम के अंदर हमने डेटा स्टोर करा है, इस नाम को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल्स वो एंटिटीज हैं जो अपने अंदर डेटा स्टोर करके चलती है। तो अब हमें ये तो समझ आया कि इनमें वेरिएबल्स क्या है। अब एग्जांपल के तौर पर लर्नर्स, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ C=5 + 10 और आपसे पूछूं कि इसमें वेरिएबल क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या 5 + 10 जो है ये वेरिएबल है? बिल्कुल नहीं सर, वेरिएबल है यहाँ पे C, क्योंकि C अपने अंदर डेटा स्टोर करके चल रहा है। अब चाहे वो डेटा 5 + 10 हो या वो इसका जो सम है यानी 15 हो, दोनों ही केस में वेरिएबल तो C ही रहेगा। तो हमने कहा ठीक है, मैं समझ आ गया वेरिएबल क्या है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, A के अंदर हमने जो डेटा स्टोर करा लर्नर्स विच इज आई थिंक 15, तो ये 15 है क्या? क्या ये कोई नाम है? क्या ये कोई अल्फाबेट है? नहीं सर, ये एक नंबर था, है ना। तो हमने यहाँ पे एक नंबर स्टोर करा। अगर हम बात करें नेम की, तो क्या हमने नेम में भी नंबर्स स्टोर करे? नहीं सर, नेम के अंदर राहुल लिखा हुआ था, जो कि एक अल्फाबेट है, या अल्फाबेट भी नहीं, जो अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक वर्ड है। और अगर 2 वर्ड्स होते या 2 से ज्यादा वर्ड्स होते तो शायद ये सेंटेंस कहलाता। लेकिन देखा जाए तो हमने यहाँ पे वर्ड्स स्टोर कर रखे। थर्ड की बात करूं, एज, जिसके अंदर हमने 30 नंबर को स्टोर करा था, तो ये ऑब्वियस है कि 30 कोई अल्फाबेट या कोई कैरेक्टर तो है नहीं, ये तो नंबर है सर। तो हमें पता है कि इसका भी जो इसके अंदर भी जिस तरीके का डेटा स्टोर हुआ है उसे हम नंबर मानते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। गेस्ट के अंदर क्या है? तो सर गेस्ट के अंदर तो आपने बहुत सारे नाम सेव करे, नो डाउट वो स्ट्रिंग जैसा है, नो डाउट वो वर्ड्स है, सेट ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन वो सारे वर्ड्स एक लिस्ट में रखे हुए हैं। तो हमें पता है सर कि जो हमारा गेस्ट वाला बॉक्स था उसमें जितना भी डेटा रखा हुआ है वो एक प्रॉपर लिस्ट है। उसके बाद FM की बात करें तो सर यहाँ भी नंबर्स तो है, बट ये तो डेसिमल नंबर है, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है ना। अब ये जो डेसिमल नंबर्स हैं इन्हें हम प्रोग्रामिंग में फ्लोट कहते हैं। तो इट मींस आप डेसिमल कहो या फ्लोट कहो, हमें पता है कि इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। सेम यहाँ पे पार्टी में या तो ट्रू है या फिर फॉल्स हो सकता था, या तो सही या तो गलत, या तो 0 या तो 1। तो यहाँ पे ये जो ट्रू फॉल्स है इसे हम बुलियन कहते हैं। बुलियन के अंदर ट्रू और फॉल्स ही आता है कि या तो कोई चीज होगी या नहीं होगी, या तो कोई चीज सच है या झूठ है। हमने कहा ठीक है, अब एक आइडिया ले लेते हैं वेरिएबल्स की प्रॉपर डेफिनेशन का और देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स कैसे दिखता है।
हमें ये तो समझ आ गया कि वेरिएबल्स क्या है, जो अपने अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हमने देखा कि वेरिएबल्स और कुछ नहीं कंटेनर्स हैं जो अपने अंदर डेटा स्टोर करते हैं, और बाय डिफॉल्ट इनमें डेटा सिलेक्टर होता है। इट मींस ये बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर लेते हैं कि इनमें जो डेटा है वो क्या है। जैसे नेम में अगर मैं नाम लिखा है तो मेरे पाइथन प्रोग्राम को अपना आप पता पड़ जाएगा कि वो नाम एक वर्ड है, उस वर्ड को पाइथन क्या मानता है या क्या कहता है, ये आपको अभी क्लियर होगा। फिलहाल एक वेरिएबल कैसा दिखेगा, तो हमने देखा कि यहाँ पे नेम इक्वल टू अलाइस लिखा है, एज इक्वल टू 25 लिखा है, हाइट इक्वल टू 5.6 लिखा है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इनमें वेरिएबल्स कौन है? तो सर ऑब्वियस है, नेम वेरिएबल है, एज वेरिएबल है और हाइट वेरिएबल है, जिसके अंदर ये डेटा स्टोर हो रहा है। कहीं पे नॉर्मल नंबर है, कहीं पे डेसिमल नंबर्स है और कहीं पे एक नाम है। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये जो वेरिएबल है आप कैसे भी रख सकते हो। मतलब आप छोटा एक केवल अल्फाबेट जैसे कि एन, या फिर पूरा का पूरा एक वर्ड जैसे नेम, या फिर मल्टीपल वर्ड्स जैसे यूजर नेम, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ यूजर नेम, तो क्या मैं इस तरीके से भी वेरिएबल्स रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हो। आपको इसमें बस अंडरस्कोर लगाना है। ये इसके रूल्स में बताएं। रूल्स का है ये रहे। कैन कंटेन्स, कौन कंटेन कर सकता है? एक वेरिएबल का जो नाम है ना, उस नाम में क्या क्या आ सकता है? तो उसमें लेटर्स आ सकते हैं सर, नंबर्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर्स भी आ सकते हैं। ये हमने यूज लिया एक अंडरस्कोर। हमने कहा ठीक है, यानी नंबर्स भी हो सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे 2a नाम का एक पैरामीटर रखता है, एक वेरिएबल रखता है, तो क्या ये सही है? नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, कभी भी एक वेरिएबल में स्टार्टिंग में नंबर नहीं आना चाहिए। रूल्स में लिखा हुआ है। हमने कहा ठीक है, हम रूल्स का ध्यान रखेंगे। थर्ड रूल कहता है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। यहाँ ये कह रहा है कि वेरिएबल्स का नाम आपने कैसे लिखा है इस बात से फर्क पड़ता है, कैपिटल और स्मॉल से फर्क पड़ता है। यानी हमारे पास एक वेरिएबल था नेम जिसके अंदर डेटा था अलाइस, है ना, या फिर एज था जिसके अंदर डेटा था 25। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एज इक्वल्स टू 25, तो क्या ये दोनों चीजें सेम है? बिल्कुल नहीं सर, ये दो अलग पैरामीटर्स हैं, दो अलग वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे आपने जो एज लिखा है इसमें ए स्मॉल है, जो पहला लेटर ए था ये एक स्मॉल लेटर है, और इस वजह से, और इसे अगर आप कंपेयर करो इस एज से, तो यहाँ पे जो पहला लेटर ए है ये कैपिटल लेटर है। तो क्योंकि लर्नर्स पैरामीटर्स वेरिएबल्स एक ही चीज है, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स है वो केस सेंसिटिव है, तो अब ये दो अलग पैरामीटर्स है, यानी दो बॉक्स बने हैं। एक बॉक्स है एज नाम से जिसमें सब कुछ स्मॉल लेटर्स में है, और सेकंड बॉक्स में भी एज नाम का ही वेरिएबल है, लेकिन इसका ए कैपिटल लेटर है, तो ये अलग डेटा रख रहा है, ये एक अलग वेरिएबल है, सेम वेरिएबल नहीं माना जाएगा। हमने कहा ठीक है, केस सेंसिटिविटी का भी हमें समझ आ गया कि यहाँ पे कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, इनका फर्क पड़ता है। जो वेरिएबल का नाम है हमेशा उसे एज इट इज यूज लेना चाहिए। हमने कहा ठीक है। फिर आता है कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड एज वेरिएबल नेम। इसने एक और रूल रखा। इसने हमें समझाया कि सर आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज ले रहे हो पाइथन, उस पाइथन में भी कई सारे ऑप्शंस बने हुए हैं, कई सारे फंक्शंस बने हुए हैं। वो पाइथन खुद के काम करने के लिए भी अलग अलग फंक्शन यूज लेती है, यानी उसके पास खुद के अलग अलग काम करने के लिए कुछ कोड है, और अगर आपने उसके कोड के नाम का ही वेरिएबल रखा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट होता है ना। क्या होता है सर? एक इफ स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि भाई ऐसा हो तो ये काम करना है, ऐसा नहीं हो तो क्या काम करना है। इफ और एल्स जो हमारे पास होता है, भले हमें इफ एल्स नहीं पता हो, लेकिन सोचो पाइथन में इफ का मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इफ एक अलग ही वैल्यू, एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है, और ऐसे में अगर मैं यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम इफ रख दूं, तो मैंने इफ के अंदर यहाँ पे इक्वल्स टू टेस्ट स्टोर कर दिया, या एक नाम स्टोर कर दिया, कुछ भी डेटा स्टोर कर दिया, तो क्या ये एक पैरामीटर, क्या ये एक वेरिएबल बनने लायक है? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्योंकि पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा। पाइथन देखेगा ये इफ जो है ये मेरा फंक्शन इफ है या आपका वेरिएबल इफ है। तो हमें ये बताया गया है कि अगर पाइथन ने किसी वर्ड को ऑलरेडी यूज ले रखा है, तो उस वर्ड के नाम के वेरिएबल्स आप लोग ना रखें। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अगर हमने कभी कोई गलती भी कर दी, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अगर मैंने इफ नाम का वेरिएबल रख भी दिया तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, एरर ही तो आएगा। एरर आएगा, मुझे बता देगा कि सर आपने वेरिएबल का नाम गलत लिखा है या फिर ये गलत चीज है ना। वो फंक्शन कॉल करने लग जाएगा तो मुझे दिख जाएगा कि शायद मैंने वेरिएबल का नाम गलत लिखा है, और मैं उसे चेंज कर दूंगा। आई होप लर्नर्स आपको वेरिएबल की डेफिनेशन तो अच्छे से क्लियर हो गई। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। यानी सर उन बॉक्सेस में, यहाँ पे ये जो बॉक्सेस थे इनमें जो मैंने डेटा रखा वो अलग अलग टाइप का डेटा था। कहीं पे नंबर्स थे, कहीं पे नाम था, नेम था, कहीं पे हमारे पास पॉइंट में यानी डेसिमल के नंबर्स थे, कहीं पूरी लिस्ट थी, कहीं ट्रू फॉल्स में डेटा था। इन सभी डेटा को पाइथन अलग अलग नाम से डिफाइन कर चुका है, और वो क्या है वो हमें समझना है। तो सर जितने भी नंबर्स हैं, नॉर्मल नंबर्स, उन्हें पाइथन उस डेटा को, उस नंबर को पाइथन इंटीजर मानता है, INT यानी इंटीजर कहता है। जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे 92.7 था,
उन सभी डेसिमल नंबर्स को, चाहे किसी भी केस में हो, जैसे प्राइस में डेसिमल वैल्यू है, कहीं भी हो, डेसिमल वैल्यूज को पाइथन फ्लोट मानता है। और उसके अलावा चाहे एक अल्फाबेट हो, चाहे वर्ड हो, चाहे सेंटेंस हो, पाइथन उसे स्ट्रिंग मानता है। उसे क्या कहता है? अल्फाबेट से जुड़ी हुई सारी चीज। अकेले अल्फाबेट जैसे A कर देता मैं तो, या फिर नेम इक्वल्स टू आशीष कर दिया, या फिर नेम के अंदर मैंने आशीष कुमार लिख दिया, 2 वर्ड्स लिख दिए, तो हम कितना भी कंटेंट लिखें, वो जो हम अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड या सेंटेंस लिख रहे हैं उन्हें पाइथन स्ट्रिंग मानेगा। फिर आता है हमारे पास बुल, विच मीन्स बुलियन। अब बुलियन में 2 ही चीजें आती है सर, सही और गलत, ट्रू और फॉल्स। तो या तो यहाँ पे ट्रू आएगा या फिर यहाँ पे फॉल्स आएगा। फिर आता है लिस्ट, जब आपको एक लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर करना होता है ताकि हम उसे फ्यूचर में चल के अपडेट भी कर सके, लिस्ट में चेंजेस भी ला सके, कोई नाम हटा सके, कोई नाम ऐड कर सके, तो वहां हम लिस्ट का यूज लेते हैं। लेकिन पाइथन में लिस्ट जैसा एक और फंक्शन है सर, जिसे हम टपल कहते हैं। और इस टपल में डिफरेंस क्या है? लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है? क्योंकि लिस्ट में भी सारा डेटा स्टोर हो रहा है, टपल में भी इसी तरीके से लिस्ट के तौर पे सारा डेटा स्टोर हो रहा है। लेकिन लिस्ट के डेटा को मैं मॉडिफाई और अपडेट कर सकता हूं, टपल्स के डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार हमने जो डेटा लिखा है, यानी जो फाइनल गेस लिस्ट है, वो टपल्स की लिस्ट है जिसमें चेंजेस नहीं होंगे। और उससे पहले जो हम लिस्ट बनाते जा रहे हैं जिसमें डेटा चेंज करने की जरूरत है, गेस के नाम अपडेट करने की जरूरत है, वो सब जो है लिस्ट के अंदर हम करेंगे। फिर हमारे पास आता है DICT, विच मीन्स डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी का काम क्या है? तो नॉर्मली अगर आज हम अपनी इंग्लिश डिक्शनरी को भी देखें, एक नॉर्मल वर्ड डिक्शनरी को देखें, तो उसमें क्या होता है? उसमें सबसे पहले एक वर्ड लिखा होता है। जैसे मान लो हम जानना चाहते हैं कि नेम का मतलब क्या है, तो एक नेम लिखा होगा और उसके आगे उसकी डेफिनेशन लिखी होगी, है ना, कि नेम रेफर्स टू अ वेरिएबल और नेम रेफर्स टू अ वर्ड दैट डिफाइंस अ नेम, है ना, दैट डिफाइंस समवन्स आइडेंटिटी। तो इस तरीके से नेम की कोई डेफिनेशन लिखी होगी, कुछ भी हो। यहाँ पे डिक्शनरी भी वैसा ही काम करती है। तो डिक्शनरी केवल वैल्यू स्टोर नहीं करती, डिक्शनरी उस वैल्यू का एक पैरामीटर और वैल्यू दोनों सेव रख सकती है। जैसे हमने डिक्शनरी बनाई पर्सन नाम की, इस पर्सन में मैंने एक वेरिएबल रखा नेम, और नेम के अंदर डेटा आ गया जॉन। तो हमने यहाँ पे बेसिकली मेन वेरिएबल तो यही है, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर भी हम एक की और उस की वैल्यू रख सकते हैं। तो नेम में जॉन रख दिया, एज में 30 रख दिया। इस तरीके से मैं की और उसकी वैल्यू स्टोर कर पाता हूं एक ही लिस्ट में। यानी दोनों डेटा आ रहे हो, दोनों डेटा का टाइप है, दोनों डेटा का जो हेडर है वो भी मैं बना पा रहा हूं, जिन्हें हम कहते हैं की और इन्हें हम कहते हैं वैल्यू। इसीलिए कहा जाता है कि डिक्शनरी कॉम्बिनेशन है की और वैल्यूज का, की वैल्यू का पेयर होता है। हमने कहा ठीक है। फिर आता है सेट। सेट क्या काम आ रहा है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। यानी सर सेट की एक खास बात है कि अगर इसमें आप कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो तो वहां कभी भी डुप्लीकेट डेटा नहीं आएगा। जैसे अगर मैंने स्टोर करा 1 1 2 2 3 3, है ना, तो जब इस डेटा को हम स्टोर कर देंगे सेट, तो सेट क्या करेगा? डुप्लीकेट डेटा नहीं रखेगा, हमें दिखाएगा केवल 1 2 3। तो जब भी आप यूनिक वैल्यूज स्टोर करना चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं, आप नहीं चाहते कि एक भी डुप्लीकेट डेटा हो, तो वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर्स में एक भी डुप्लीकेट डेटा हो, तो वहां पे हम सेट का यूज लेते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट डेटा को हटा देता है, केवल यूनिक वैल्यूज ही रखता है। सो लर्नर्स, आई होप आप सभी को डेटा टाइप्स तो समझ आ गए, लेकिन अब उन्हें प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तभी हमें क्लैरिटी होगी कि एग्जैक्टली ये डेटा टाइप क्या है और कैसे काम करते हैं, पाइथन में से यूज कैसे लिया जाता है ना, वेरिएबल्स के साथ में। तो हमने यहाँ पे हमारे टर्मिनल को स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने समझा था लर्नर्स, पाइथन जो है वहां पे वेरिएबल्स को ऑटो डिफाइन कर देता है। पाइथन अपना आप समझ जाता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का और वहां क्या होना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी उन्हें समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, पहले तो अपने पाइचार्म को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा CD डाउनलोड्स, क्योंकि डाउनलोड्स फोल्डर में हमारा पाइचार्म पड़ा है, वहां पे लिखा CD पाइचार्म। ls करा, हमारे पास बिन नाम का फोल्डर था, CD बिन में गए और यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास पाइचार्म नाम की फाइल है, तो हमने लिख दिया $पाइचार्म। एंटर प्रेस करा, पाइचार्म स्टार्ट हो जाएगा। जो लास्ट प्रोजेक्ट हमने बनाया था हम उसमें भी काम कर सकते हैं। आप लोगों ने उम्मीद है मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जहां पे हमने पाइथन के अंदर पाइचार्म का सेटअप सीखा है, ठीक है। तो मेक श्योर आप उस सेटअप को अच्छे से कंप्लीट कर ले, अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बना ले। अब ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर हमारी main.py फाइल, इस फाइल में हम जाएंगे और वहां पे जाके अपना प्रोग्राम जो है उसे टेस्ट लेंगे। सो आपके लिए एक प्रोग्राम मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ यहाँ पे, मैं इस प्रोग्राम को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रोग्राम में हमारे पास हर तरीके का डेटा है। सबसे पहले हमने एज नाम का, थोड़ा जूम इन करते हैं, पहले फुल डिस्प्ले कर लेते हैं फिर जूम इन करते हैं। तो फिलहाल ताकि आपको क्लियर विजिबल हो, मैंने यहाँ पे जूम 150% कर दिया है, ठीक है। अब एज के अंदर 25 है, हमें पता है ये इंटीजर टाइप का डेटा है, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है। पाइथन को देखते ही पता पड़ रहा है कि सर तो सीधा नंबर है तो इंटीजर ही होगा।
उसके बाद अगर हम देखें प्राइस में तो यहाँ पे 99.99 लिखा है। इट मींस ये एक डेसिमल वैल्यू है जिसे पाइथन फ्लोटिंग मानता है, तो पाइथन ने इसे फ्लोट अपना आप मान लिया। फिर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो हमने नेम के आगे राहुल लिखा, लेकिन ताकि पाइथन को कंफ्यूजन ना हो, वो अच्छे से समझ जाए कि ये स्ट्रिंग है, हमने इसे सिंगल कोट या डुअल कोट में मेंशन करा। नॉर्मली डुअल कोट से हम इसे अपडेट करते हैं, तो जब हमने इसे डुअल कोट के अंदर लिखा, पाइथन को समझ आ गया कि ये एक स्ट्रिंग है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम गए बुलियन में, जहां पे ट्रू और फॉल्स होता है। तो आप देखोगे इसका जो पहला लेटर है वो हम कैपिटल रखेंगे, अगर ट्रू है तो भी और अगर फॉल्स है तो भी। तो यहाँ पे हमने बुलियन डेटा रखा है ट्रू एंड फॉल्स। फिर लिस्ट की बात करें तो हमने फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने एप्पल, बनाना और मैंगो रखा। और लिस्ट की खास बात यह कि इसके डेटा को आप मॉडिफाई कर सकते हो, है ना, अपडेट इंसर्ट जो आप कर सकते हो। हमने कहा ठीक है। फिर टपल्स की बारी आती है, तो टपल्स में हमने कोऑर्डिनेट्स रखे जो कि चेंज नहीं होने चाहिए। वो डेटा जो चेंज ना हो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 10 and 20। फिर हमारे पास आया डिक्शनरी, जिसमें हम और वेरिएबल्स उनका डेटा रख सकते हैं, जिसे हम की और वैल्यू कहते हैं। तो डिक्शनरी में हमने पर्सन नाम की डिक्शनरी बनाई और उसमें हमने डेटा स्टोर करा नेम, राहुल, एज 25। तो ये जो नेम है ये की है और इस की वैल्यू है। इट मीन्स हम इसे अलग से भी यूज ले सकते हैं और पूरा का पूरा पर्सन का डेटा भी यूज ले सकते हैं। हमने कहा ठीक है। फाइनली ये सब करने के बाद एक सेट भी हमने बना दिया जिसमें केवल यूनिक डेटा आता है। इसमें हमने डेटा स्टोर करा 1 2 3 3 2। ऑब्वियसली बात है ये 3 और ये 2 दोनों ही रिपीट हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी रिपीटेटिव डेटा है, हम चाहते हैं कि केवल यूनिक डेटा है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या करता है। हमने डेटा स्टोर करने को तो कहा, लेकिन अब ये जितना भी डेटा हमने स्टोर करा है, चाहे यूनिक नंबर्स नाम के वेरिएबल में करा हो, पर्सन नाम के वेरिएबल में करा हो, कोऑर्डिनेट्स, फ्रूट्स, ये सब वेरिएबल ही तो है। इन वेरिएबल्स का डेटा अब हम प्रिंट करना चाहते हैं। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या क्या डेटा अपने प्रोग्राम में स्टोर करा था और किस किस के अंदर करा था। तो इसके लिए यहाँ पे हमने प्रिंट नाम के एक फंक्शन का यूज लिया। इसके साथ हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट भी लिखा है। प्रिंट के अंदर हम जो चाहे टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो हमने इंटीजर लिखा। ये कोई फंक्शन या कोई कोड नहीं है, आप चाहो तो इसे हटा दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने इसके आगे से इंटीजर को हटा दिया, यानी अभी क्या प्रिंट करेगा, केवल इस वेरिएबल का डेटा। इसी तरीके से हमने यहाँ से भी हटा दिया और बाकियों में रख रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि इनके होने ना होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो बस नाम है, ताकि जब प्रिंट हो रहा है डेटा तो आपको समझ आए कि ये है क्या। इसके अलावा सर ये हैश के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा है हैश में डेटा? रनर्स हैश का मतलब है कमेंट, और ये हमारे रेफरेंस के लिए है, डेवलपर के रेफरेंस के लिए। ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, ये कोड एक कमेंट की तरह यहाँ पे प्रोग्राम में पड़ा रहेगा ताकि मुझे आइडिया लगे कि अच्छा ये एक डिक्शनरी है, अच्छा ये एक टपल है, अच्छा ये एक लिस्ट है। केवल हमारे रेफरेंस के लिए, किसी को नहीं दिखता। इस चीज को और क्लियर करने के लिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। प्रिंट का काम है इस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है वो डिस्प्ले पे दिखा देना। हमने कहा फिर इसे रन करें और देखते हैं क्या रिजल्ट आया। तो जब हमने इसे रन करा तो आप देखोगे हमारे पास रिजल्ट आया जिसमें सबसे पहले केवल 25 लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने इसके आगे जो वर्ड लिखा था वो हटा दिया, इंटीजर हटा दिया और केवल एज को प्रिंट करा। और एज में क्या स्टोर हुआ था, आइए देखते हैं। एज में स्टोर हुआ था सर 25, तो वो 25 यहाँ पे प्रिंट हो गया। नंबर्स में क्या स्टोर हुआ था, नंबर्स में स्टोर हुआ था, यानी प्राइस में क्या स्टोर हुआ था 99.99, फ्लोटिंग वैल्यू थी, प्रिंट हो गई सर। अब सर ये जो नेम नाम का वेरिएबल था जिसमें राहुल लिखा हुआ था वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा था, तो यहाँ स्ट्रिंग राहुल लिखा हुआ है। और स्ट्रिंग क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सर हमने यहाँ पे ये बात प्रिंट कराई है। आगे उसका जितना भी डेटा था सब विजिबल है, जो आपको दिख सकता है। यहाँ पे राहुल के बाद बुलियन में ट्रू फॉल्स में ट्रू लिखा हुआ है। लिस्ट में हमारे पास हमारे फ्रूट्स की लिस्ट आ चुकी है। टपल जो कि चेंज नहीं होता वो यहाँ पे दिखा रहा है। और डिक्शनरी में नेम उसकी वैल्यू, एज उसकी वैल्यू दिखा रहा है। सेट के अंदर केवल 1 2 3 है, जबकि 2 और 3 दो बार रिपीट हो रहे थे, बट वो यहाँ पे वापस नहीं यूज किया गया। ये केवल यूनिक डेटा रखता है। सो आई होप लर्नर्स आप लोगों को ये डेटा टाइप समझ आ गए हैं, और अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे की पाइथन सीखना आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। सो लर्नर्स ये जो वर्ड है ऑपरेटर्स, इसका मतलब क्या है? ऑपरेटर का मतलब सर और कुछ नहीं, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। इन शॉर्ट ऑपरेटर्स का काम है वर्क को मैनेज करना, लोगों से काम करवाना, लोगों से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने, और किस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने और किन लोगों से परफॉर्म करवाने। तो सर आपने अपने प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स के कंसेप्ट को समझाया था। हमने ए में 5 स्टोर करा, बी में 10 स्टोर करा, और उसके बाद हमने इन दोनों वैल्यूज को या तो ऐड करा हो या सब्ट्रैक्ट करा हो। बेसिकली इन दोनों वैल्यूज का कोई तो यूज लिया होगा, इनसे कोई तो काम करवाया होगा। ऐसा तो नहीं कि हम केवल वेरिएबल्स बनाते ही जा रहे हैं लेकिन उनका कोई यूज नहीं ले रहे, उनसे कोई टास्क परफॉर्म नहीं करवा रहे।
यहाँ पे ऑपरेटर्स उनसे टास्क परफॉर्म करवाने में हमारी मदद करते हैं, उनसे अलग अलग ऑपरेशंस करवाने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लर्नर्स, जैसा मैंने कहा कि मेरे पास ए के अंदर 5 वैल्यू स्टोर है और बी के अंदर 10 वैल्यू स्टोर है। इसका करना क्या चाहते हैं? क्या हम ए माइनस बी करना चाहते हैं, ए मल्टीप्लाई बी करना चाहते हैं? हम जो भी टास्क करना चाहते हैं ये सारे टास्क करवाने में ऑपरेटर्स हमारी मदद करते हैं। और केवल ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन टास्क की बात नहीं है, हम अलग अलग तरीके के काम करवा सकते हैं। हम देख सकते हैं क्या ए और बी इक्वल है क्या, या ए और बी में क्या डिफरेंस है, ए और बी में कितना डिफरेंस है। इस तरीके से हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और इन्हीं ऑपरेशंस की वजह से हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर पाता है। अब हमें देखना है कि ऑपरेटर्स क्या क्या है, कितने हैं और किसका काम क्या है। तो सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास आता है लर्नर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। हमारे मैथ में लर्नर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सारे काम करने में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स काम आते हैं। तो अगर आप अपने वेरिएबल्स या उनकी वैल्यू से ये सारे टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज लोगे। कैसे? सर यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स है ना, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इस तरीके के हमें सिंबल्स मिलते हैं जिनकी मदद से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म कर पाते हैं। हमने कहा ठीक है। देन हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बेसिकली लर्नर्स पैरामीटर से हम काम ही करवा रहे हैं। एक में हमने मैथ के बेसिक टास्क परफॉर्म करा है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल। दूसरे में असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या कहते हैं कि हम लोगों को वैल्यूज असाइन करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसने हमें बताया कि सर अगर आप इक्वल्स टू लिखते हो, यानी a इक्वल्स टू बी लिखते हो या a इक्वल्स टू 10 लिखते हो, तो आपने a को एक वैल्यू असाइन कर दी विच इज 10। यहाँ पे जो असाइनमेंट वाले सारे काम हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर मैनेज करता है। इसमें क्या क्या फंक्शन है, कौन सा फंक्शन क्या काम आता है, ये आपको कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसका काम है वैल्यूज असाइन करना। हमने कहा परफेक्ट। उसके बाद हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो दो वैल्यूज या दो पैरामीटर्स के बीच में कंपेयर करेगा, उनके बीच के डिफरेंस को समझेगा। और ये कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास क्या क्या फंक्शन है? तो सर हमारे पास है इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इस तरीके से हमें ये ऑपरेटर्स मिलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स मिलते हैं, जो हमारी मदद करते हैं दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन जानने के लिए। जैसे a में 5 था, b में 10 था। तो अब अगर मैं जानना चाहता हूं क्या a जो है वो b के बराबर है, क्या a और b के अंदर जो वैल्यू है वो इक्वल है, तो फिर हम यहाँ पे डबल इक्वल्स टू का यूज लेंगे, विच मीन्स इक्वल्स टू, जिसका मतलब है कि a और b की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो सर ये डबल इक्वल्स टू की मतलब हमने पूछा, आंसर या तो यस आएगा, नो आएगा। फिलहाल आंसर क्या? आंसर नो है, नहीं है सर। हमने कहा ठीक है। क्या जो a है वो b से बड़ा है? तो हमने यहाँ पे लिख दिया इज a इज ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है तो यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा यस, नहीं है तो नो। क्या जो a है वो b से छोटा है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि a की जो वैल्यू है वो हो सकता है या तो b से बड़ी हो या b के बराबर हो। तो इस तरीके से हम अलग अलग लेवल के कंपैरिजंस करते हैं, जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे काम आता है, जिसे अभी हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल समझेंगे। देन हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो सर शायद हमने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स में लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, एंड, और, नॉट, ज़ॉर, है ना, इस तरीके से एक्सॉर, बेसिकली हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा होगा। क्या है ये ऑपरेटर्स, कैसे काम करते हैं? तो सर सबसे पहला ऑपरेटर आता है एंड ऑपरेटर। ये कहता है कि इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों कंडीशंस लिखी है, ये दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, इन दोनों कंडीशंस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और अगर इनकी वैल्यूज, इनके रिजल्ट सही आते हैं, ट्रू आते हैं, तो ये उस काम को करेगा। हमने कहा ठीक है। देन हमारे पास आता है और ऑपरेटर। और का कहना है कि हमारे राइट हैंड साइड वाली बात या लेफ्ट हैंड साइड वाली बात, दोनों में से कोई सही है तो हम उस काम को कर देंगे। और नॉट का कहना है कि आप जो बोलोगे हम उसका उल्टा ही करेंगे, है ना। आपने बोला कि यहाँ नहीं जाना है तो हम यहाँ जाएंगे, आपने बोला है कि लाइक नहीं करना है तो हम लाइक करेंगे। इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारी मदद करते हैं। देन हमारे पास आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो इनका काम है लर्नर्स दो वैल्यूज या दो पैरामीटर्स के बीच की आइडेंटिटी देखने में, उनकी ये देखने में कि वो कितना आइडेंटिकल है, वो कितना एक जैसे हैं, क्या वो एक जैसे हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो फंक्शंस हमारे पास आते हैं, इसके अंदर जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं वो है इज और इज नॉट। इज और इज नॉट में क्या फर्क है? अगर हम कहें कि ए में हमने 5 स्टोर करा था और बी में हमने 10 स्टोर करा था, फिर मैं जानना चाहूँ कि क्या ए जो है वो बी है, ए इज बी, क्या ए बी है? अब ये कैसे पता पड़ेगा? इन दोनों की वैल्यूज देख के। तो सर ए में तो 5 है और बी में 10 है, तो क्या 5 10 है क्या, यानी ये एक जैसे है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, आंसर नो आएगा, यानी आंसर आएगा इज नॉट। ये किन्हीं भी दो पैरामीटर्स, वेरिएबल्स और उनका जो डेटा होता है, वैल्यूज होती है, उनके कंपैरिजन में उनकी आइडेंटिटी मैनेज करने में काम आता है कि क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है।
वो पूरे के पूरे उस पैरामीटर को, उसकी सारी वैल्यूज को कंपेयर कर लेता है और देखता है वो सेम है या नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड ऑपरेटर की, विच इज मेंबरशिप ऑपरेटर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझना। अभी तो हमने बोला क्या ए जो है वो बी है, ए इज बी, तो अगर हम यहाँ पे मान ले कि सर ए जो है उसके अंदर 5 वैल्यू थी, बी में मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि एक से ज्यादा वैल्यू है, बी में 10 भी है, बी में 5 भी है, बी में 15 भी है, 3 वैल्यूज पड़ी है, एग्जांपल है ये बस, है ना। हालांकि इसको हम लिस्ट के अंदर मैनेज करेंगे, बट स्टिल हमने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक पैरामीटर है जिसमें एक वैल्यू है 5, दूसरा पैरामीटर है जिसमें 10, 5 और 15 तीन वैल्यूज हैं। तो अगर मैं ऐसा देखना चाहूं कि क्या इसके अंदर 5 एग्जिस्ट करता है, तो मैं यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज लूंगा, जो जाके चेक करता है कि हमारा ये वेरिएबल या इसकी वैल्यू क्या कहीं पे मेंबर है, क्या ये कहीं यूज हो रही है। तो उसके लिए हमने यूज लिया इन ऑपरेटर, इन और नॉट इन। बड़ा सिंपल सी बात है, अगर मैं लिखता हूं ए इन बी, इट मीन्स क्या ए बी के अंदर है, तो ए में थी 5, बी के अंदर था 10, 5 और 15 एग्जांपल के तौर पे, हाँ 10, 5, 15 इस तरीके से वैल्यूज थी। अभी भी अब फिर से पूछते हैं यही सवाल, क्या ए जो है वो बी में है? सो द आंसर इज यस सर, बिल्कुल है। और इसी तरीके से हमें मिलता है नॉट इन, यानी जब कोई वैल्यू उसके अंदर नहीं होती है ना, तो ए नॉट इन बी, यानी ए बी के अंदर नहीं है, कोई चीज मिसिंग है, कोई चीज ढूंढनी है किसी वेरिएबल्स के अंदर, सेट ऑफ डेटा के अंदर, तो वहां पे मेंबरशिप ऑपरेटर हमारी मदद कर रहा है। बहुत सिंपल चीजें चल रही है। आइडेंटिकल ने कहा कि भाई दो चीजों को मैच करो कि बराबर है कि नहीं, मेंबरशिप ने कहा कि भाई जाके देखो उसके अंदर ये डेटा है या नहीं। एक अंदर चेक कर रहा है और एक बाहर से चेक कर रहा है कि दोनों चीजें सेम है या नहीं, दोनों में फर्क है ना। देन हमारे पास आता है बिटवाइज ऑपरेटर, जो क्या करता है, तो सर ये आपकी बाइनरी वैल्यूज में कन्वर्जन, सर आपकी बाइनरी वैल्यू कन्वर्जन में और उससे जुड़े हुए ऑपरेशंस में मदद करता है। इसको ज्यादा डिटेल में अभी आपको नहीं समझना है, फिर भी मैं आपको थोड़ा आइडिया भी दे दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है, इसमें हमें ये एंड और ना जोर नॉट ये सारे ऑपरेटर्स मिलते हैं। ये भी बाइनरी वाले ही काम कर रहे हैं, दोनों वैल्यूज ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों में से एक भी वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर एक भी ट्रू है तो सबको ट्रू कर दो। इस तरीके के टास्क करते हैं, इनकी जरूरत क्या है उसके हिसाब से आप इसे समझ पाओगे। फिलहाल हमने सभी ऑपरेटर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो लिया, बट हम इन्हें प्रैक्टिकल करके समझना चाहते हैं। क्या डिफरेंस है अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप और बिटवाइज ऑपरेटर्स में? तो ये समझने के लिए लर्नर्स बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारी काली मशीन पे। सो लर्नर्स हम हमारी काली मशीन में आ चुके हैं। सबसे पहले टर्मिनल पे चलते हैं, पायचार्म को स्टार्ट कर देते हैं। और क्या हम पायचार्म को हमारे होम पेज पे रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं, चाहे हम उसे बिन में स्टोर करा दें या फिर हम उसे अलाइज कर दें, यानी अलाइन कर दें किसी भी आइकन या किसी भी कमांड के साथ, है ना। तो हम उसे डेस्कटॉप आइकन भी इजीली बना सकते हैं। फिलहाल के लिए हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। अब हमने यहाँ पे लिखा CD डाउनलोड्स और उसके बाद पायचार्म, एंटर प्रेस करा, LS करा लर्नर, यहाँ पे बिन फोल्डर आ चुका है, CD बिन लिखा और उसके बाद रन कर दिया पायचार्म नाम की फाइल को, जो बाय डिफॉल्ट इस लोकेशन पे है ना। एंटर प्रेस करा, पायचार्म स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम मैंने रखा हुआ है और उस प्रोग्राम को हम टेस्ट करेंगे, जो हमें सारे ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, लॉजिकल, सारे ऑपरेटर्स सीखने में मदद करेगा। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इसे हम फुल डिस्प्ले कर लेंगे, थोड़ा जूम इन और कर लेते हैं ताकि आप सभी को क्लियर विजिबल हो। जूम इन करने के लिए हम इसके ऑप्शंस में गए, ऑप्शन से व्यू में गए और यहाँ से अपीयरेंस में गए। अपीयरेंस से जूम ID का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, हम इसे 150% करके देख लेते हैं। आई थिंक काफ़ी विजिबल है ना। और 175 और ज़्यादा विजिबल है, 175 इनफ है आप सभी के लिए। तो 175 हमने जूम कर लिया है। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि सर आपने सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस के लिए दो वैल्यूज ली, A और B, या दो पैरामीटर्स लिए। उन पैरामीटर्स में हमने वैल्यू स्टोर करी 10 और 3, यानी A के अंदर 10 सेव हो चुका है, B के अंदर 3 सेव हो चुका है। हमने कहा ठीक है, अब इन पे क्या क्या ऑपरेशंस कराना है, तो हमने दोनों की वैल्यूज प्रिंट भी कर दी। पहले हमने दिखा दिया कि बाय डिफॉल्ट A में क्या लिखा है हमने और B में क्या लिखा है, ये बस प्रिंट हुआ है, उसको नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे पहला ऑपरेशन हमने परफॉर्म करा रनर्स, वो है एडिशन, जिसके लिए हम प्लस सिंबल का यूज लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया A प्लस B और इसे प्रिंट कर दिया, यानी प्रिंट के अंदर हमने बस A प्लस B लिख दिया। ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो ऑपरेटर है, ये इनसे काम करवाएगा कि ये दोनों का सम करेगा, दोनों को ऐड कर देगा और जो फाइनल वैल्यू हमें दिखा देगा। तो A प्लस B का जो रिजल्ट आएगा वो 13 आना चाहिए, तो शायद 13 हमें रिजल्ट में दिखेगा। फिर हमने देखा कि इसी तरीके से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, A माइनस B है, इट मीन्स हमें 7 रिजल्ट में मिलना चाहिए, तो 7 मिलेगा रिजल्ट में, है ना। A माइनस B करेंगे तो 7 मिल जाएगा। फिर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन।
तो a इंटू बी हो जाएगा, यानी 3 इंटू tan 30 हो जाएगा रिजल्ट में। हमने कहा ठीक है, या tan इंटू 3, आप जैसा भी समझे, tan इंटू 3 होगा बेसिकली, क्योंकि a इंटू बी है ना। तो tan 3 30 हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है डिवीजन। सो a को b से डिवाइड करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। हमने कहा ठीक है। फिर आता है फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन है क्या और ये करता क्या है? सर कुछ नहीं, जब दो वैल्यूज डिवाइड होती है और आपको डेसिमल में रिजल्ट मिलता है तो डेसिमल के आगे का जितना भी डेटा है, डेसिमल पॉइंटर्स का जो भी डेटा है वो सब हटा देता है, केवल जो इंटीजर वैल्यू है वही रखता है, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं रखता, यानी पॉइंट के बाद वाला डेटा नहीं रखता, केवल वही वैल्यू रखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं रिजल्ट आता है 3.33, तो ये 0.33 को हटा देगा, केवल 3 ही दिखाएगा। हमने कहा ठीक है। देन आ रहा है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस यानी जो बचा हुआ रिजल्ट होता है ये वो दिखा देगा। और आ रहा है एक्सपोनेंट, जिसका मतलब और कुछ नहीं है लर्नर, जिसका मतलब है कि एक वैल्यू को आप कितनी बार उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, है ना, उसके कितने मल्टीपल टाइम्स का रिजल्ट देखना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ a एक्सपोनेंट b लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि a को b टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना है, उसके b टाइम्स तक हमें वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्या होगी? एग्जाम्पल के तौर पे a के अंदर था 10, b के अंदर था 3, तो अगर 10 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं 10 से ही, है ना, उसका 3 टाइम्स निकालना चाहूं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 रिजल्ट 30 आएगा। तो a को कितनी टाइम्स उससे मल्टीप्लाई करना है वो हमें यहाँ पे b वैल्यू बता देती है। तो एक्सपोनेंट का काम है कि इसके कितने मल्टीपल टाइम्स में क्या रिजल्ट आएगा, है ना, यानी 10 के 3 मल्टीपल टाइम्स में क्या रिजल्ट आएगा। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट अप्रोक्स 1000 आ जाएगा, बिकॉज 10 टाइम्स 100 हो जाएगा और 100 टाइम्स 1000 हो जाएगा, है ना। सो इस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेगा। हमने कहा ठीक है, ये सारे थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इन्हें यूज लेने से पहले बाकी ऑपरेटर्स को भी रिकॉल करते हैं, फिर सबको एक साथ देखेंगे। देन हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यूज असाइन कर रहा है। सो इनका कंसेप्ट भी लर्नर्स बहुत ईजी है। ये वर्क कैसे करते हैं? सर आप अगर यहाँ पे देखो तो x इक्वल्स टू 10, यानी x नाम के इस पैरामीटर में, इस वेरिएबल में हमने 10 नंबर की एक वैल्यू स्टोर कर दी। x के अंदर 10 स्टोर है। अब अगर इस पे आगे मैं कुछ भी ऑपरेशंस करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एनीथिंग, तो ये कैसे वर्क कर रहा है? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर मुझे इसमें कैसे मदद कर, असाइनमेंट ऑपरेटर मुझे इसमें कैसे मदद कर रहे हैं? तो असाइनमेंट ऑपरेटर ने कहा कि सर वैल्यू असाइन करते हुए आप ऑपरेशंस कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे जब x प्लस इक्वल्स टू 5 लिखा है तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि x के अंदर जो वैल्यू थी उससे प्लस कर दो 5 से और जो रिजल्ट है वो दिखा दो। तो x के अंदर था 10, तो 10 प्लस 5 हो जाएगा। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो अब x के अंदर जो है क्या रिजल्ट बचा हुआ है? तो शायद x के अंदर 15 होगा, तो 15 माइनस 3 का रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से x के अंदर माइनस के बाद जो वैल्यू बची थी वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गई, वो डिवाइड बाय 4 हो गई, है ना। और इस तरीके से सारे ऑपरेशन यहाँ करें, मॉड्यूलस एंड सो ऑन। तो लर्नर्स यहाँ आपको ये आइडिया लगेगा कि ये और कुछ नहीं है, शॉर्टकट्स है आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। क्यों? क्योंकि उन्हें असाइन करते हुए ही उन पर ऑपरेशन करा दिया। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ने क्या करा कि सर जब वैल्यू असाइन कर रहे थे तभी उन पे ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए। और अगर फिर भी मन में कोई डाउट रह गया हो तो उसे रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ करके बता देता हूँ ये क्या कर रहा है। x प्लस इक्वल्स टू 5 है, तो ये कह रहा है कि x इक्वल्स टू x प्लस 5, x इक्वल्स टू x प्लस 5। तो यहाँ ये एज इट इज क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू x प्लस 5। अब x में क्या पड़ा था? तो सर x में वैल्यू थी 10, यानी ये कह रहा है 10 प्लस 5। सो 10 प्लस 5 जो वैल्यू होगी 15 होगा, वो x के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल्स टू x माइनस 3 हो जाएगा, x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका टास्क ऑपरेट होगा। इसके बाद लर्नर्स हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो दो वैल्यू के बीच का कंपैरिजन करते हैं। जैसे लर्नर्स यहाँ पे a के अंदर हमने 10 स्टोर करा, b के अंदर 20 स्टोर करा। अब इन दोनों में हम कंपैरिजन करके देखना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो हमने सबसे पहले बोला क्या a b के बराबर है? रिजल्ट तो नहीं आएगा क्योंकि हमें पता है 10 20 के इक्वल नहीं है। फिर हमने बोला क्या a जो है वो b के इक्वल नहीं है? उसका आंसर यस आएगा, बिकॉज ये क्या लिखा है, यहाँ लिखा है नॉट इक्वल्स टू, है ना। तो क्या a b के बराबर नहीं है? डेफिनेटली सर a b के बराबर नहीं है। फिर हमारे पास आएगा क्या a b से बड़ा है? सो द आंसर इज नो। a 10 है, b 20 है, तो ये a जो है b से छोटा है। तो इसके नेक्स्ट जो कंडीशन है, क्या a इज स्मॉलर देन b, लेस देन b? सो द आंसर इज यस। देन आएगा क्या a जो है वो b से बड़ा या b के बराबर है? सर बराबर तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है, लेकिन a b से बड़ा भी नहीं है, ना ही बराबर है ना ही बड़ा है। और अगर हम यहाँ देखें कि क्या a जो है वो b से छोटा या b से बराबर है, तो हम देखेंगे कि यस a इज लेस देन b। a b से छोटा था, 10 जो है वो 20 से छोटा भी है लेकिन बराबर नहीं है।
दोनों में से एक भी बात सही होगी तो ये उस काम को करेगा। ये कहेगा कि अगर छोटा है या बराबर है, दोनों में से कोई भी सही हो रहा है तो आप इस टास्क को रिजल्ट तो आप इस काम का रिजल्ट दे दो या ऐसे यस कह दो। तो हमने कहा ठीक है, ये है हमारे सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या वो बराबर है, नहीं है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है। हमने कहा ठीक है। फिर हमारे पास सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट एंड सो ऑन। ये क्या कर रहे हैं? सो अगर आप दो वैल्यूज के बीच में कुछ लॉजिक्स डालना चाहते हैं कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, तो वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर आपके काम आता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा कि एज 20 है ना, एक एज नाम का पैरामीटर रखा, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 20। फिर इसके अंदर एक वेरिएबल रखा हैज आईडी, जिसके अंदर हमने ट्रू लिख दिया। यहाँ अगर आप देखें तो हमने एज को प्रिंट करा, हैज आईडी को प्रिंट करा और नीचे लिखा। तो पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा है लर्नर्स? एंड ऑपरेटर कहता है राइट और लेफ्ट दोनों बातें सही होगी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों कंडीशन सही होगी, दोनों स्टेटमेंट सही होगी तो ही आगे काम करेगा। हमने कहा ठीक है, या तो ये रिजल्ट देगा, सही रिजल्ट देगा, ट्रू रिजल्ट देगा। पहली कंडीशन कह रही है क्या आपकी एज 18 के बराबर या 18 से ज्यादा है? हमने कहा ठीक है, पहली कंडीशन हो सकता है इसका आंसर सही हो सकता है इसका आंसर नो, यानी यस हो या नो हो। दूसरा बोल रहा है कि आपके पास आईडी है। तो अगर हमारे एज जो है वो 18 से ज्यादा है और हमारे पास आईडी भी है तो शायद हम किसी क्लब या पब में एंट्री ले सकते हैं। हमने कहा ठीक है। सेकंड पॉइंटर कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि क्या आपकी एज 18 से बड़ी 18 के बराबर है या फिर क्या आपके पास आईडी है। इन दोनों में से एक भी चीज सही है। अगर आपके पास पब की आईडी है तो भी आप एंट्री ले सकते हो, और अगर आपकी एज 18 प्लस है तो भी आप आईडी लेके शायद जा सकते हो, आईडी परचेस करके जा सको या आप जा तो सकते ही हो इन शॉर्ट। हमने कहा ठीक है। सेकंड एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो एंड जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है, क्योंकि और तो कहता है कि भाई दोनों में से एक भी चीज सही है तो वो काम होने दो, लेकिन नॉट कहता है कि आप जो भी लिखोगे हम उसको अपोजिट कर देंगे। तो नॉट में हमने बोला कि क्या आपके पास आईडी है। अब आईडी में ट्रू लिखा हुआ था, अगर आप कहोगे आईडी है तो ये कहेगा नहीं आईडी नहीं है आपके पास, आईडी को फॉल्स कर देगा, है ना। तो ये इसके आगे जो भी ऑप्शन दिया गया होता है ये उसको ट्रू या फॉल्स कर देता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, बेसिकली उसका अपोजिट लेकर आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, ये ऑपरेटर्स है, कहाँ काम आएंगे ये डिपेंड करता है कि हम माइंड में लॉजिक क्या बना रहे हैं। हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उससे कुछ काम करवाना है, हम चाहते हैं कि यूजर जो भी इनपुट दे उसका रिजल्ट उल्टा हो जाए। क्यों हो जाए? हो सकता है कोई सेंस हो इसके पीछे, हो सकता है कोई लॉजिक हम बनाएं। जहां भी ऐसे टास्क की जरूरत पड़ेगी वहां हम नॉट का यूज ले लेंगे, क्योंकि वो दी गई वैल्यू को बिल्कुल अपोजिट कर देता है। हमने कहा ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है लर्नर्स आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, जो दो वैल्यूज के बीच की आइडेंटिटी देखता है कि भाई वो क्या बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने मान लेते हैं दो लिस्ट बनाई। एक लिस्ट बनाई जिसका नाम था लिस्ट 1, जिसमें वैल्यू आ गई 1 2 3, और लिस्ट 2 भी बनाई जिसमें सेम वैल्यू है 1 2 3। फिर एक लिस्ट 3 भी बनाई और लिस्ट 3 में हमने क्या डेटा दिया, लिस्ट 3 इक्वल्स टू लिस्ट 1 कर दिया। देखा जाए तो लिस्ट 3 के अंदर भी ये 1 2 3 वाला डेटा आ चुका है। हमने कहा ठीक है, देखते हैं कैसे काम करेगा। फिर हम आ गए हमारे फंक्शनिंग पे, यानी आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज लेने के लिए। हमने सबसे पहले करा लिस्ट 1 इज लिस्ट 2। क्या लिस्ट 1 जो है वो लिस्ट 2 है? यानी क्या इसका डेटा और इसका डेटा सेम है? क्या 1 का डेटा ही 2 का डेटा है? हमने कहा 1 का डेटा और 2 का डेटा तो बिल्कुल सिमिलर है सर, तो शायद 1 ही 2 है। दूसरे में उसने बोला 1 इज लिस्ट 3। क्या लिस्ट 1 और लिस्ट 3 सेम है? तो हमने कहा हाँ, लिस्ट 1 ही लिस्ट 3 है। क्या लिस्ट 1 इज नॉट लिस्ट 2? क्या लिस्ट 1 जो है वो 2 नहीं है? हमने कहा ठीक है, इसे रन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, जो चेक करते हैं कि भाई ये डेटा मेंबर में है या नहीं, यानी ये डेटा रजिस्टर्ड है या नहीं, ये डेटा उस लिस्ट में है या नहीं। तो इसने क्या करा, एक फ्रूट नाम की लिस्ट बनाई जिसमें एप्पल, बनाना, मैंगो 3 फ्रूट्स के नाम रख दिए। फिर यहाँ पे उसने पूछा कि क्या जो एप्पल है वो फ्रूट्स की लिस्ट में है, एप्पल इन फ्रूट्स, तो एप्पल फ्रूट्स में है, डेफिनेटली है, ट्रू रिजल्ट आएगा। फिर बोला क्या ग्रेप्स जो है वो फ्रूट्स में है, तो ग्रेप्स तो फ्रूट्स में नहीं है, यहाँ तो मेंशन नहीं है ना इस लिस्ट में, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। फिर बोल रहा है ग्रेप्स नॉट इन फ्रूट्स, ये क्लियर भी कर रहा है कि क्या ग्रेप्स फ्रूट में नहीं है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा, यस ग्रेप्स जो है वो फ्रूट्स में नहीं है। ये डिपेंड करता है लर्नर्स हम लॉजिक क्या बनाएंगे, वहां पे बहुत अच्छा काम कर सकता है। जैसे हो सकता है हम एक लॉजिक बनाए कि भाई अगर आप इस लिस्ट में नहीं हो तो आप ये काम कर सकते हो, और वो काम करने के लिए ट्रू वैल्यू चाहिए। यानी मैंने कहा कि अगर आप 18 से छोटे लिस्ट में नहीं हो तो आप इस पब में जा सकते हो। तो उसने देखा 1 से 18 तक की लिस्ट में और आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेक करा, क्या ये इस लिस्ट में है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 से 18 से बाहर जा रही थी। तो उसने कहा नहीं भाई आप इस लिस्ट में तो नहीं हो, यानी आपको ट्रू वैल्यू मिल गई और अब आप पब के अंदर जा सकते हो। तो वहां आपका लास्ट वाला नॉट इन यूज आ रहा है, ठीक है।
हमने कहा ठीक है। फिर बिटवाइज ऑपरेटर क्या कर रहा है, तो सर जैसा आपने कहा था, तो ये इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करके इस पर ऑपरेशन करने लग जाएगा, एंड का, और का, नॉट का और बाकी सभी ऑपरेशंस का। हमने कहा ठीक है। जैसा मैंने कहा आपको इसके भी बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है आपके मन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करे। इसे हम पढ़ेंगे, इसको यूज लेते हुए, इसके प्रैक्टिकल्स करते हुए, स्टेप बाय स्टेप जहां जहां काम आएगा वहां इसे अप्लाई करेंगे। हमने कहा ठीक है। सो लर्नर्स, अब तक हमने जो ऑपरेटर्स पढ़े, उम्मीद आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब हम इन ऑपरेटर्स को रन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हमने इसे रन करा, इस फाइल को रन करते ही कुछ एरर्स भी आए, कुछ रिजल्ट भी आया। जैसे सबसे पहले ए का, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर जब हमने परफॉर्म करे तो a प्लस बी 13 आया, a माइनस बी 7 आया, a मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन में देखो यहाँ पे डिवीजन में वैल्यू 3.33 आ रही थी समथिंग, लेकिन फ्लोर डिवीजन क्या करता है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज नहीं दिखाता, तो इसने सारे डेसिमल वैल्यूज को हटा दिया, केवल पहला जो फिगर था, डेसिमल से पहले वाला जो फिगर था वो रख दिया, विच इज 3। और स्क्रॉल डाउन करे तो a मॉड्यूलस b, जिसका रिजल्ट आया 1, है ना। हमने कहा ठीक है। एक्सपोनेंट्स में हमारे पास क्या मिले, यानी a को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं b टाइम्स, a को b टाइम्स मींस a में हमारा था 10, b में था 3, तो अगर मैं 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो हमें रिजल्ट मिलता है सर 1000। हमने कहा परफेक्ट। उसके बाद हमारे पास सर एरर आ गया, और एरर किस में आया, ये एरर आया सर आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स में, है ना। वो वैल्यू असाइन नहीं कर पाया। सो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर ने x के अंदर 10 था, सबसे पहले 10 प्लस 5 करा, रिजल्ट 15 आया। अब उस 15 को माइनस 3 करा, रिजल्ट 12 आया। अब उस 12 को इसने मल्टीप्लाई 2 से करा तो 24 आ गया। इस तरीके से उसने उस पर लगातार ऑपरेशंस करे, चाहे वो डिवीजन हो, मॉड्यूलस हो, या उसके आगे के ऑपरेशन हो, ठीक है। फिर हमारे पास आया कंपैरिजन ऑपरेटर, जो दो ऑपरेटर्स के बीच में कंपैरिजन करता है। ए में 10 था, बी में 20 था। पहला सवाल, क्या ए जो है वो बी के बराबर है, इक्वल है? द आंसर इज नो, फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन इज, क्या ए बी से बराबर नहीं है? क्या ए और बी नॉट इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल है? तो डेफिनेटली दोनों बराबर नहीं है, ए में 10 है, बी में 20 है, इक्वल नहीं है ये। सो द आंसर इज ट्रू। क्या ए बी से बड़ा है? नहीं, 10 जो है वो 20 से बड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन क्या ए बी से छोटा है? तो 10 20 से छोटा है, सो द आंसर इज ट्रू। इस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू में भी फॉल्स आया। क्या ए बी से बड़ा या बराबर है? दोनों ही नहीं है। ए बी से छोटा है या बराबर हो सकता था, लेकिन बराबर भी नहीं है, छोटा है। तो जो लास्ट वाली कंडीशन है उसका ट्रू आ गया, विच इज लेस देन इक्वल टू। हमने कहा ठीक है, और आगे चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के पास, जिसने कहा कि सर यहाँ पे एंड और नॉट के लॉजिक्स यूज लिए जा सकते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन था कि अगर आपकी एज 20 है और आपके पास सर्टिफिकेट भी है, या अगर आपके पास आईडी कार्ड भी है, तो आप अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में रिजल्ट आया ट्रू, इट मीन्स आप जा सकते हो। दूसरी में था कि या तो आप 18 से बड़े हो या फिर आपके पास आईडी ट्रू हो। अगर हम 18 से बड़े हैं या फिर हमारे पास आईडी ट्रू है, दोनों में से कोई एक भी बात यहाँ पे सच होती, कोई एक भी बात सच होती, तो ये ट्रू कह देता, और अगर दोनों सही है तो भी ट्रू ही कहेगा। हमने कहा ठीक है। लास्ट में आपने जो भी इनपुट दिया है वो अपोजिट हो जाएगा। तो हैज आईडी में जो वैल्यू स्टोर थी वो ट्रू थी सर, तो हमने बोला नॉट हैज आईडी, इट मींस यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आ गया। हैज आईडी के अंदर जो भी वेरिएबल था, जो भी वैल्यू थी, वो बदल जाएगी, वो अपोजिट हो जाएगी। ट्रू थी तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स थी तो ट्रू हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये क्या कर रहे हैं सर, ये आइडेंटिटीज चेक कर रहे हैं। लिस्ट 1 में 1 2 3 है, लिस्ट 2 में 1 2 3 है, लिस्ट 3 में लिस्ट 1 का ही डेटा आ गया, विच इज अगेन 1 2 3। हमने कहा ठीक है, अब इन्हें कंपेयर करते हैं। क्या लिस्ट 1 लिस्ट 2 है? सो इसने रिजल्ट में बोला नहीं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 नहीं है। लिस्ट 2 अलग है क्योंकि उसका पैरामीटर अलग है, वैल्यू सेम है बट पैरामीटर अलग है। ये बात आपको समझनी है यहाँ पे। सेकंड थिंग, यहाँ पे हमने देखा लिस्ट 1 इज लिस्ट 3, क्या ये बात सही है? तो हमने डेफिनेटली लिस्ट 3 इक्वल्स टू लिस्ट 1 कर दिया था। यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया था लिस्ट 3 का डेटा लिस्ट 1 में। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट 3 इक्वल्स टू लिस्ट 1 कर दिया था हमने। तो जब हमने ऑपरेशन कर दिया ऑलरेडी, लिस्ट 3 और लिस्ट 1 को इक्वल हमने बना ही दिया है, और यहाँ हम पूछ रहे हैं क्या भाई लिस्ट 1 लिस्ट 3 है, सो द आंसर विल बी ट्रू ओनली, है ना। देन हमारे पास आता है लिस्ट 1 इज नॉट लिस्ट 2, क्या ये बात सही है? क्योंकि ऊपर वाले रिजल्ट में इसने ऑलरेडी फॉल्स कह दिया है। इसने बोला है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 एक चीज नहीं है, दो अलग पैरामीटर्स है ना। भले उनकी वैल्यू सेम हो, पैरामीटर्स तो अलग है, तो इसीलिए इसने वहां फॉल्स कह दिया था। तो हमने नीचे सवाल ही ऐसा पूछा जिससे हमें ट्रू आंसर मिले। हमने बोला क्या लिस्ट 1 लिस्ट 2 के बराबर नहीं है? उसने कहा यस सही कह रहे हो, नहीं है। हमने कहा ठीक। स्क्रॉल डाउन करा हमने लर्नर्स। एक और चीज आपको समझनी है कि जो इज है ना, ये केवल वैल्यू कंपेयर नहीं कर रहा है, या फिर ये वैल्यू कंपेयर ही नहीं कर रहा है, ये मेमोरी ब्लॉक्स देख रहा है। क्या वो दोनों के सेम मेमोरी ब्लॉक्स हैं? क्या वो दोनों के वेरिएबल्स के नाम सेम है? तो उसके बिहाफ पे वेरिएबल्स के नाम, उसका डेटा यानी मेमोरी ब्लॉक की अगर सेम है तो ये रिजल्ट में ट्रू बोलता है, ठीक है। हमने कहा ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप चेक करते हैं। हमने एक फ्रूट नाम की लिस्ट बनाई जिसमें 3 फ्रूट स्टोर कर दिए, एप्पल, बनाना, मैंगो।
फिर हमने पूछा क्या एप्पल फ्रूट्स की लिस्ट में है, तो आंसर आया ट्रू, यस है। क्या ग्रेप्स है, तो आंसर आया नहीं, ग्रेप्स नहीं है। फिर हमने बोला कि भाई ग्रेप्स तो नहीं होगा फ्रूट्स की लिस्ट में, उसने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट इन यूज लिया, हम खुद ही बोल रहे हैं कि नहीं है, वो कह रहा है हाँ सही कह रहे हो, ग्रेप्स इस लिस्ट में नहीं पड़ा है। हमने कहा परफेक्ट, अब चलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स पे, बिटवाइज ऑपरेटर पे। तो बिटवाइज क्या करता है सर, आपने 5 और 3 लिखा, पहले तो उसने बाइनरी में कन्वर्ट करा, उसके बाद इन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करे, इनका एंड और नॉट और सारे फंक्शन जो है जोर ये सब इसने निकाले। हमने कहा ठीक है, फिलहाल इसको हम डायरेक्टली उतना नहीं समझ पाएंगे, धीरे धीरे फ्लो के साथ समझेंगे, बट हमारे सामने एक रिजल्ट फिर भी आ चुका है। सो आई बिलीव लर्नर्स, ये जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े जो कुछ नहीं कर रहे, हमारे पैरामीटर्स के अंदर जो वैल्यूज हैं उनसे अलग अलग काम करवा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने माइंड में क्या लॉजिक बनाया है, उसके हिसाब से हम इन्हें यूज लेते हैं। हम इफ एल्स, मैच केस, फॉर लूप और व्हाइल लूप, इन सभी के बीच में कंपैरिजन करते हुए इनकी वर्किंग, इनकी परफॉर्मेंस को इजीएस्ट तरीके से समझेंगे। सो बिना देरी करते हुए पहले इसके कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। बहुत इजी तरीके से आपको समझ आएगा लर्नर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर इफ, एलिफ या इफ एल्स काम कैसे करता है। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत इजी एग्जांपल हम लेंगे। मान लेते हैं आपकी अभी 10th 12th की पढ़ाई चल रही है, या तो आप 10th में हो या आप 12th में हो, या हो सकता है आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो, आप अभी अपने फादर से साथ में एक डील भी कर रहे हो। आपको एक बाइक चाहिए, आप चाहते हो अपने फादर से कि जैसे ही मैं एग्जाम में पास हो जाऊं मुझे बाइक मिल जाए। तो फादर और आपके बीच में एक डील हुई, और वो डील में क्या हुआ, आपके फादर ने आपको कहा कि अगर आपका स्कोर 95 या 90% प्लस आ गया, 95 ज्यादा हो जाता है, तो हमने कहा अगर आपका परसेंटेज जो है आपके 90% से ज्यादा आते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको बाइक मिल जाएगी। लेकिन फादर ने कहा कि अगर 90 से ऊपर आपके परसेंटेज नहीं आए, उस केस में आपकी बाइक कैंसिल। तो यहाँ केवल एक ही इफ कंडीशन है और उसके बाद सीधा एल्स है। इट मींस इफ के अंदर लिखा हुआ है सर अब यहाँ पे दैट आपका जो भी टोटल स्कोर है जो यहाँ पे आ जाएगा, अगर वो ग्रेटर देन है, अगर वो बड़ा है 90% से, है ना, तो इन दैट केस आपको बाइक मिल जाएगी। यानी इसके रिजल्ट में हमें क्या मिला सर, बाइक मिल गई। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो बाइक मिल गई, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फादर ने लगाया सीधा एल्स, यानी ये सही नहीं हुआ तो अपना आप एक ही कंडीशन कॉल होगी, विच मीन्स आपको बाइक नहीं मिलेगी। हमने कहा ठीक है, लेकिन हम थोड़ा और स्मार्ट थे। हमने कहा मान लेते हैं अगर 90% नहीं आया तो बाइक नहीं मिलेगी, लेकिन अगर 80% तक मार्क्स आ गए तो प्ले स्टेशन दिला देना। तो यहाँ पे हमने एक सेकंड डील और क्रैक करनी चाहिए कि इफ हमारे 90 से ज्यादा परसेंटेज आए तब तो हमें बाइक मिल जाए, लेकिन अगर हमारे 80 से भी प्लस आते हैं तो ये भी तो एक अच्छा स्कोर है, कुछ तो मिलना चाहिए। तो मोटिवेट रहने के लिए हमने कह दिया कि पापा में प्ले स्टेशन दिला देना। अब यहाँ पे ये रही हमारी सेकंड कंडीशन। तो फादर ने कहा ठीक है, अगर 80% आ जाते हैं तो प्ले स्टेशन मिल जाएगा, लेकिन अगर 80% से भी कम आए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ दो कंडीशन थी जिसके बाद एल्स कॉल हुआ। तो हमने क्या करा, सबसे पहले पूरी डीलिंग हुई। अब इस डीलिंग में क्या हुआ कि सर जो पहला पार्ट है कंडीशन 1, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स जो है वो 90% से अगर ज्यादा है, हमारे जो भी टोटल मार्क्स है अगर वो 90% से ज्यादा है, इन दैट केस हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें बाइक मिल जाएगी। अगर ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स हुई, अगर ये गलत हुई, तो हम सीधा दूसरी कंडीशन पे चले जाएंगे, विच इज एलिफ। ये है हमारी एलिफ की कंडीशन। अब इस एलिफ कंडीशन में हमारे फादर ने कहा, या हमने फादर से डील करा कि चलो ठीक है, लेकिन अगर 80% से ज्यादा हुए तो, 80% से ज्यादा अगर मार्क्स हुए तो, 90 से कम और 80 से ज्यादा हुए तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम आपको जो आपका PS5 PS6 जो भी चल रहा है वो आपको दिला देंगे, है ना, PS5 PS6 जो भी चल रहा होगा। हमने कहा ठीक है। अब ऐसे में अगर हमारे उससे भी कम मार्क्स आए, तो फादर ने कहा उससे कम मार्क्स आए तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधा फॉल्स स्टेटमेंट रन हो गया, सीधा एल्स स्टेटमेंट रन हो गया कि दोनों ट्रू नहीं होगी। तो फाइनली लास्ट में क्या होगा, एक ही चीज होगी कि कुछ नहीं मिलेगा। सो ये है इफ एल्स कंडीशन। यानी क्या होता है, कई बार हमें एक से ज्यादा कंडीशंस देने की भी जरूरत पड़ जाती है तो हम इफ एल्स का यूज ले लेते हैं, और दो से ज्यादा कंडीशंस अगर हो कि अगर ये नहीं हो रहा है तो शायद ये हो जाए, ये नहीं होगा तो शायद ये हो जाए, ऐसे सिचुएशंस में जब हम ये कंडीशंस रखते हैं कि काम के टास्क के होने पे उसका रिजल्ट डिपेंड करता है, इन कंडीशंस को करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज लेते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज लेते हैं। देन हमारे पास आता है सर मैच केस। मैच केस का कहना है कि भाई मैं ये कंडीशंस में बिलीव नहीं करता, मैं ये ऐसे मैनेज नहीं कर सकता कि ऐसा होगा तो ऐसे करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसे करूंगा। इसने कहा मेरे अंदर तो स्टेप्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या करना है। आपको बाइक चाहिए तो 90 स्कोर कर लो, आपको PS5 चाहिए तो 80 स्कोर कर लो, आप बस मुझे डेटा ला के दे दो। तो अगर आपके रिजल्ट में 90 आया तो आपको डायरेक्टली जो है बाइक मिल जाएगी। अगर आपके स्कोर में 80 आया तो आपको डायरेक्टली PS5 मिल जाएगा। अगर आपके स्कोर में 70 आया और 70 में भी कोई डील क्रैक हुई है तो वो भी मिल जाएगी।
ये किसी कंडीशन पे काम नहीं कर रहा, ये कह रहा है मुझे आप लाके एक डेटा दोगे, अगर वो डेटा मैच करेगा तो मैं आपका वो काम कर दूंगा। यहाँ इफ बट नहीं है, ये सिंपल सी बात कहता है कि आप एक फिगर दोगे, वो फिगर मैच होगा तो उसके अंदर जो भी काम लिखा होगा मैं कर दूंगा। जैसे अगर 1 लिखा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा यू एंटर्ड 1, 2 लिखा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा यू एंटर्ड 2, 3 लिखा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा यू एंटर्ड 3। तो बस डेटा के बिहाफ पे उसका जो भी इसके अंदर टास्क लिखा होता है कि 1 लिखने पे क्या करना है, ये उस टास्क को एग्जीक्यूट कर देता है। हमने कहा ठीक है। थर्ड पे अगर हम आए, लूप की तरफ अगर हम आए, तो ये फॉर लूप कैसे काम कर रहा है? सर फॉर लूप की डेफिनेशन बोली है यूज व्हेन यू वांट टू रिपीट कोड। इसको तब यूज लो जब आप एक टास्क को, एक कोड को बार बार रन करना चाहते हो। और कब तक रन करना चाहते हो? फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। सर अगर आप कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स तक इसे रिपीट करना चाहते हो, जैसे आपने कहा कि अगर मैंने 90 से ऊपर स्कोर कर दिया तो बाइक मिलेगी, और फादर ने कहा कि आप लगातार अपनी 10th 11th 12th इन तीनों क्लासेस में अगर आपने 90 से ऊपर स्कोर करा तो आपको कार ही मिल जाएगी सीधा। ऐसी किसी भी तरीके की डील हुई हो, बट द पार्ट इज लर्नर्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक टास्क को तब तक एग्जीक्यूट करना है जब तक उसको बताया गया है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स तक उसे बताया गया है। अगर उसे बोला गया है कि एक काम को आपको तब तक करना है जब तक उसे 5 टाइम्स ना रिपीट कर दिया जाए, तो 5 टाइम्स तक उस काम को करता ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे बता दिया जाता है काम को कितनी बार करना है और तब तक ये करता है। अब वो टास्क कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमने ऐसे कोई टास्क दिया, हमने बोला कि भाई ये काम करो, आप 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर दो, और ये प्रिंट कब तक करोगे? 10 बार करोगे, है ना। तो यानी इसने सबसे पहले 1 प्रिंट करा, एक बार हो गया, देन 2 प्रिंट करा, सेकंड टाइम हो गया, 3 प्रिंट करा, थर्ड टाइम हो गया। ये तब तक करेगा जब तक 10th टाइम ना हो जाए, यानी 10 बार उस एक्टिविटी को करेगा, है ना। 10th टाइम तक उस काम को करेगा, और 10 टाइम में हमारे पास 1 से 10 तक की काउंटिंग आ जाएगी। हालांकि 1 से 10 की काउंटिंग हमारे काम की नहीं है, ऐसा हम प्रोग्राम ही क्यों बनाएंगे हमें 1 से 10 की काउंटिंग मिले। फिलहाल वो नेसेसरी नहीं है। फिलहाल बात यहाँ पे ये है कि एक काम को जितनी बार आप कहोगे एग्जीक्यूट करेगा। आप कहोगे कि मुझे किसी को कॉल करना है और एक बार नहीं करना, कम से कम दिन में 5 कॉल्स करना है, हर 5 मिनट के गैप से करना है, तो ये एक ड्यूरेशन के हिसाब से आप जैसे इस प्रोग्राम को बनाओगे, हर 5 मिनट बाद ये एक कॉल अपना आप करता रहेगा। इस तरीके से फॉर लूप आपकी मदद करता है। उसके बाद लर्नर्स हमारे पास आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का कहना है यूज व्हेन यू वांट टू रिपीट कोड। सर यहाँ भी कोड रिपीट हो रहा है, फॉर में भी रिपीट हो रहा था, व्हाइल में भी रिपीट हो रहा है, लेकिन फॉर में जितनी बार तक आप बताते हो उतनी बार रिपीट होता है। यानी जितने टाइम्स तक आपने प्रोग्राम को कहा था, फॉर में तो उतने टाइम्स तक रिपीट हो रहा था। व्हाइल में क्या हो रहा है? व्हाइल में बोल रहा है एज लॉन्ग एज योर कंडीशन इज ट्रू। ये कह रहा है ये उस काम को तब तक करेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप तब तक कॉल लगाओ जब तक सामने वाला यूजर कॉल पिक ना कर ले, तो ये कॉल लगाता ही रहेगा। अब चाहे वो 5 हो, 10 टाइम्स हो, 11 टाइम्स हो, 20 टाइम्स हो, कितनी भी टाइम्स हो, तब तक कॉल लगाएगा जब तक सामने वाला यूजर उस कॉल को अटेंड ना कर ले। सो इस तरीके से लर्नर्स हमारा इफ एल्स, हमारा मैच केस, फॉर और व्हाइल लूप काम करता है। क्विक रिकॉल ले लेते हैं। इफ एल्स में होता है कि हम कंडीशंस देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करा जाएगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसे बिहेव करो, अगर ऐसा होगा तो ऐसे बिहेव करो, और अगर इनमें से कुछ नहीं होगा तो फाइनली ये काम करके एंड कर दो। मैच केस कहता है कि भी अगर आप 1 लिखोगे तो ये काम हो जाएगा, 2 लिखोगे तो ये काम हो जाएगा। यानी आप बस फिगर दो, उस फिगर के अंदर जो भी टास्क दे रखा है, उस पेयर के, उस नंबर के अंदर जो भी टास्क दे रखा है, मैं उस नंबर को या उस फिगर के अंदर दिए हुए टास्क को एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो आप बस टास्क को कॉल कर रहे हो यहाँ पे, है ना, कि 1 नंबर टास्क को कॉल कर दो, 2 नंबर टास्क को कॉल कर दो, बस टास्क को कॉल कर रहे हो। फॉर लूप्स के अंदर देखा जाए तो ये कह रहा है कि सर मैं एक टास्क को बार बार करने की पावर्स रखता हूँ, और मैं तब तक करता हूँ या उतनी बार करता हूँ उस काम को जितनी बार आप बोलोगे। आप बोलोगे 10 टाइम्स करना है, मैं 10 टाइम्स करूंगा, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। व्हाइल लूप कहता है मैं आपके काम को तब तक करूंगा जब तक आपकी दी हुई कंडीशन ट्रू है। आपने कहा कि तब तक कॉल लगाओ जब तक सामने वाला यूजर कॉल ना उठा ले, तो कॉल ना उठाना एक कंडीशन है, और जब तक ये कॉल नहीं उठा लेता तब तक ये उस टास्क को करता ही रहेगा। इस तरीके से लर्नर्स प्रोग्रामिंग में हमारे चारों स्टेटमेंट्स, टॉपिक्स या फंक्शंस काम करते हैं। अब हमने कहा ठीक है, इन्हें प्रैक्टिकल परफॉर्म करके हम और अच्छे से समझना चाहेंगे। सो फॉर दैट लर्नर्स चलते हैं हमारी काली मशीन पे। सो लर्नर्स हम हमारी काली मशीन पे आ चुके हैं। चलते हैं हमारे टर्मिनल पे, रूट परमिशंस ले लेंगे sudo su कमांड की मदद से, और इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब हम चलेंगे सीधी डाउनलोड्स फोल्डर में, जहां पे हमने पायचाम रखा है। इसके अंदर पायचाम नाम का फोल्डर है और पायचाम के अंदर बिन नाम का फोल्डर है। यहाँ पे हमने लिखा $पायचाम और हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। हमने बस डाउनलोड करके इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करा था और उसकी लोकेशन में जाके, बिन लोकेशन में जाके पायचाम नाम की फाइल को डॉ/ की मदद से रन करा। पायचाम स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए कमांड रखा है। अब यहाँ पे रनर्स आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम रखा है जिसकी मदद से आप ये चारों ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। इसे हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे इस टूल की सेटिंग्स में, व्यू में, और अपीयरेंस में जाके यहाँ पे जूम आईडी कर देते हैं। सो आई थिंक 150 इनफ रहेगा या 175।
175 मोर देन इनफ है। सो लर्नर्स, इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने के लिए ये रहा आपका एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हुआ क्या, हमने सबसे पहले आपसे एक वैल्यू ली। देखो नॉर्मली स्कोर नाम का हमने एक वेरिएबल रखा, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो स्कोर नाम के वेरिएबल में खुद से वैल्यू दे दूं, जैसे स्कोर नाम के वेरिएबल में हो सकता है मैंने खुद से 10 वैल्यू दे दी। यहाँ पे हमने प्रोग्राम को बनाते वक्त ही उस वेरिएबल में एक वैल्यू ऐड कर दी। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब ये प्रोग्राम रन हो रहा होगा, है ना, तो उस दौरान जब ये रन हो रहा है तब हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि जो इनपुट है डायनामिक हो, यूजर अपने हिसाब से दे, तब ये प्रोग्राम उस पर रिएक्ट करे। तो ऐसे में हम यूजर से क्योंकि डेटा लेना चाहते हैं तो हम वहां पे इनपुट फंक्शन का यूज लेते हैं। ये इनपुट क्या करता है, ये जो फंक्शन है इनपुट लर्नर्स, ये यूजर से जाके डेटा मांगता है। जैसे इसने यहाँ पे बोला एंटर अ नंबर या सिलेक्ट अ स्कोर, कुछ भी मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। यूजर जो भी डेटा देगा वो डायरेक्टली स्कोर नाम के पैरामीटर में सेव हो जाएगा। बट अगर मान लेते हैं यूजर ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर लिखा, लेकिन जब यूजर इनपुट दे रहा है तो पाइथन के लिए समझना मुश्किल हो सकता है कि यूजर ने एक नंबर लिखा है या एक स्ट्रिंग लिखा है। ऐसे सिचुएशन में हमें डेटा टाइप डिफाइन कर देना चाहिए। तो हमने यहाँ पे int यानी इंटीजर टाइप डिफाइन करा, इंटीजर फंक्शन को कॉल करा, जिसकी वजह से यूजर ने जो भी डेटा दिया है वो इंटीजर ही काउंट करा जाएगा या वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्कोर नाम के इस पैरामीटर में अब जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो एक नंबर ही होगा, वो एक इंटीजर ही होगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ एल्स में आपने क्या सिचुएशन डाली है, स्टेटमेंट क्या डाला है। हमने इसके सामने स्टेटमेंट ये रखी कि अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, अगर उस वीडियो को आप एक स्कोर देना चाहो तो स्कोर क्या होगा। हमने कहा अगर आपका स्कोर 10 है, अगर आपको वीडियो 10 आफ्टर 10 लग रही है, आपको वीडियो पसंद आ रही है, इन दैट केस हम चाहते हैं कि आप 2-3 एक्शंस करो। आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट के जरिए हमें अपडेट करो, और अब तो वीडियोस पे हाइप करने का ऑप्शन भी आ गया। एक वीडियो को 3 बार हाइप करा जा सकता है, तो एटलीस्ट आप 3 बार हाइप करो। और अगर आपको वीडियो में कहीं कोई कमी लगता है कि नहीं सर हम 10 स्कोर तो नहीं करना चाहेंगे, हम 10 से कम या 5 स्कोर करना चाहेंगे, तो ऐसे में हमने कहा कि अगर आपका स्कोर 5 है, या हमने कह दिया अगर आपका स्कोर 10 से कम है, हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे लिख दिया 10 और लेस देन लगा दिया कि अगर आपको जो स्कोर है वो 10 से कम है, ऐसी सिचुएशन में आप एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चाहो तो अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, वीडियो को स्कोरिंग हम नहीं देना चाहते, तो इट मींस देयर मस्ट बी समथिंग जो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, और वो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हो, एक फीडबैक दे सकते हो ताकि हम उसे इंप्रूव कर सके। बट यहाँ पे ये तीनों कंडीशंस में से अगर पहली ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, अगर पहली फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन पे जाएंगे, और अगर दूसरी फॉल्स होती है तो बाय डिफॉल्ट लास्ट कंडीशन अपना आप कॉल हो जाएगी, जहां पे कहा गया है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा, वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट आप हमें कमेंट करके बताएं या फीडबैक अपना शेयर करें ताकि हमें पता पड़े कि हम उसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर मैच की, तो मैच का कहना यह है कि सर यहाँ पे आपने एक पैरामीटर रखा, उसका डेटा टाइप इंटीजर कर दिया कि यूजर जो भी डेटा देगा वो इंटीजर होगा, यूजर से इनपुट लिया और यूजर को आपने बोला एक डे सिलेक्ट करो, 1 से 3 के बीच में कोई डे का नंबर जो है सिलेक्ट कर दो, यानी 1 से 3 में कोई नंबर सिलेक्ट कर दो। तो अगर ये कह रहा है कि आपने 1 लिखा तो मैं प्रिंट करूंगा कि ये मंडे है, अगर आपने कहा मैं 2 लिखा तो ये कहेगा कि आप ट्यूसडे है, ये कहेगा ट्यूसडे, 3 लिखा तो ये कहेगा वेडनेसडे, और अगर आपने इनके अलावा कुछ भी लिखा तो उसमें बोलेगा इनवैलिड डे। तो 1 2 3 के अलावा इस डैश का मतलब आप कुछ और लिखते हो, कोई भी चीज लिखते हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये इनवैलिड डे कह देगा। ये क्या कह रहा है, आपके दिए हुए नंबर पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, बस आपके दिए हुए नंबर पे अगर कोई चीज मैच हो रही है, यानी डे का नंबर अगर 1 से मैच हो रहा है तो ये उस टास्क को अपना एग्जीक्यूट कर देता है। तो हम यहाँ पे नंबर्स की मदद से पर्टिकुलर टास्क को कॉल कर सकते हैं, उसके लिए मेरी फाइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा ठीक है। फिर हमारे पास आता है फॉर लूप। इस फॉर लूप में हमने क्या करा, हमने बोला कि भाई फॉर लूप रन हो रहा है, ठीक है, और इसमें 1 to 5 तक ये प्रिंट करने वाला है, नंबर्स जो है 1 to 5 तक प्रिंट करने वाला है। कैसे करेगा, हमने बोला फॉर आई इन रेंज। ये आई इन रेंज का मतलब है कि आई जो है वो 1 से 6 तक की रेंज में बढ़ता चला जाएगा, है ना, 1 से लेकर 6 तक की रेंज में बढ़ेगा, और बार बार आई को प्रिंट करते रहेंगे। तो जब पहली बार आई स्टार्ट हुआ तो हो सकता है 0 1 पे जाए, फिर 2 पे जाए, फिर 3 पे जाए, तो 6 तक के नंबर्स तक ये प्रिंट होता चला जाएगा। हमने कहा परफेक्ट। अगर हम व्हाइल लूप की बात करें, देखो यहाँ पे नंबर्स ऑफ टाइम हमने बता दिया कि आई को 1 से 6 तक जो है प्रिंट होते जाना है ना, तो जब तक ये 6 तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये प्रिंट होगा। सो ये हमारा व्हाइल लूप स्टार्ट होता है। व्हाइल लूप में हमने क्या करा, सबसे पहले आई नाम के इस वेरिएबल में एक वैल्यू सेव कर दी विच इज 1। तो आई के अंदर अब 1 स्टोर हो रहा है। अब 1 क्या हमने बोला, व्हाइल 1
इज लेस देन इक्वल टू 5। हमने बोला कि आपको तब तक ये काम करना है जब तक ये कंडीशन ट्रू है, और इस कंडीशन में क्या है कि जब तक 1 5 से छोटा है या 5 तक पहुंचता है तब तक इस काम को करते रहो। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ना, अपना आप रुक जाएगा। तो इसको हमने प्रिंट करना चालू करो, प्रिंट करने के बाद हमने क्या करा, +1 कर दिया। तो ये i + 1 = 1 लिखा है। इट मीन्स i = i + 1, यानी i में हमने +1 ऐड करा। इसको अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, i = i + 1। ये आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, आपको अच्छे समझ आएगा कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि i के अंदर एक डेटा स्टोर करो। वो डेटा क्या है, i को +1 करो। i के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 कर दो। तो बाय डिफॉल्ट i में 1 थी, एक बार रन हुआ 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद 1 प्लस हो गया, यानी i की वैल्यू 2 हो गई। ये फिर से प्रिंट होगा, 3 में भी प्रिंट होगा, 4 में भी प्रिंट होगा, 5 में भी प्रिंट होगा। लेकिन जब बात आएगी 6 की, तो 6 में ना ही वो 5 से छोटा है ना ही वो 5 के बराबर है, तो 6 प्रिंट नहीं होगा। तब तक काम करता है जब तक ये कंडीशन ट्रू है। इस तरीके से लर्नर्स ये चारों फंक्शंस वर्क कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आज हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। अब ये फंक्शंस क्या है, कैसे काम करते हैं, सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। दिस इज आशीष कुमार, वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू साइबर पाठशाला। लर्नर्स, हमें फंक्शन के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन इन्हें समझने के लिए और इनका यूज समझने के लिए, इनकी नीड समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आज हमने अगर एक प्रोग्रामर को हायर करा और इस प्रोग्रामर को हमने कहा कि हमें एक बहुत ही पावरफुल AI इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए, एक ऐसा पावरफुल सॉफ्टवेयर चाहिए है जो लर्नर्स किसी भी डिवाइस, किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी वेबसाइट में जाके कमियां ढूंढ सके, हमें बताए कि उसमें एंटर होने की कितनी कमियां हैं, जिसे हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल कहते हैं। तो अब डेवलपर को हमने कहा हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। डेवलपर ने कहा ये जो सॉफ्टवेयर है तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनेगा। हमने कहा डेफिनेटली हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए है, या हम ये सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। तो अब लर्नर्स, जब हम ये सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे थे, क्योंकि आज का सॉफ्टवेयर है और हम चाहते हैं कि पूरा AI इंटीग्रेटेड हो, इसमें AI का बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिले, AI की पावर्स इस सॉफ्टवेयर में ऐड हो, तो ऐसे में हमने क्या करा, हमने मान लेते हैं सॉफ्टवेयर को पहले कहा कि आपको वेबसाइट में कमियां ढूंढने के लिए हम डिजाइन करेंगे। तो इसका टास्क क्या है कि सबसे पहले जाए, वेबसाइट को चेक करे कि वेबसाइट ऑनलाइन है या नहीं, फिर उस वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करे। डेटा कलेक्ट करने के लिए AI से जाके इन्फॉर्मेशन ले थोड़ी बहुत उस वेबसाइट के बारे में। इसके बाद वो जाए उस वेबसाइट के सारे URLs, यानी उस वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर, सारे के सारे URLs जाकर लेकर आ जाए और लाकर AI को फिर से दिखाए और AI से पूछे कि भाई ये जो URLs हैं, क्या इनकी मदद से और URLs कलेक्ट करे जा सकते हैं, क्या ये URL सही है, या इनमें से कौन सा URL है जिस पर मुझे टेस्टिंग करनी चाहिए। इस तरीके से AI से अलग अलग तरीके के इनपुट्स ले, और वो इनपुट्स लेने के बाद ये उन URLs पे जाके एक एक करके अलग अलग अटैक्स ट्राई करे। अब मान लेते हैं इसने सबसे पहले कि उन URLs पे SQL इंजेक्शन टेस्ट करा, तो हर URL पे जब SQL इंजेक्शन टेस्ट करता है उसका जो रिजल्ट आता है ये AI को जाके दिखाए, कहे कि मुझे ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, अब मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहा हूं तो मैं दूसरे URL पे चला जाता हूं। इस तरीके से AI पे बार बार जाके ये इनपुट्स ले रहा है, यानी लगातार ये AI का सपोर्ट लेता जा रहा है, AI की पावर्स का पूरा यूज ले रहा है, खुद के टास्क भी कर रहा है, उसमें AI की भी नॉलेज और इंटेलिजेंस ऐड करता जा रहा है। ऐसे में लर्नर्स, आप देखोगे इस पूरे प्रोग्राम में AI की जरूरत हमें सबसे ज्यादा है। टास्क तो बदलते जा रहे हैं, बट ये एक ऐसा काम है जिसकी जरूरत हमें बार बार पड़ेगी। मान लेते हैं इस पूरे सॉफ्टवेयर में कम से कम 15 से 20 बार हमें AI से जाकर बात करनी ही पड़ेगी, AI से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और इस AI से बात करने के लिए इस प्रोग्रामर ने जो कोड लिखा या हमने जो प्रोग्राम लिखा वो कम से कम 10 से 15 लाइन का है। ये 15 लाइन केवल AI से जाके बात करने के लिए, इसमें कुछ प्रॉम्प्ट डिजाइन कर रखे हैं, AI से जाके बात करके रिजल्ट लाने के लिए कम से कम 15 लाइन का कोड तो हमें यूज हो रहा है, 15 से 20 लाइन का कोड तो हमें यूज हो रहा है। अब आप सोचो, ये 20 लाइन का हमने कोड लिखा केवल AI से बात करने के लिए, और AI से बात करने की जरूरत हमें एक बार नहीं पड़ रही, 15 से 20 बार पड़ रही है। यानी इस प्रोग्राम में कई ऐसी जगह है जहां पे हमें AI से बात करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या अभी हमारा डेवलपर उन जगहों पर जाके ये 20-20 लाइन का कोड बार बार लिखेगा? और अगर डेवलपर ने ऐसा करा तो इसके कितने सारे नुकसान है सर। पहली चीज, इस डेवलपर का टाइम और एनर्जी दोनों बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे लाइन ऑफ कोड बढ़ते जा रहे हैं। इट मींस आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो सॉफ्टवेयर है सर, इसकी साइज बढ़ती चली जाएगी, और अगर इसकी साइज बढ़ेगी तो क्या इसकी परफॉर्मेंस, इसकी स्पीड में फर्क नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा सर। इसकी जो स्पीड है वो काफी स्लो हो जाएगी। इस तरीके से हमें कई सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। इसकी प्रोग्रामिंग और डिफिकल्ट हो जाएगी, देखने में समझ नहीं आएगा, एक लाइन ऑफ कोड बार बार लिखने पड़ेंगे। इन सभी चीजों का सॉल्यूशन लर्नर्स प्रोग्रामिंग ने निकाला, वो है फंक्शन। फंक्शन एग्जैक्टली क्या था?
प्रोग्रामिंग ने हमें एक बात समझाई, उसने कहा कि सर आपको ये 15-15 लाइन का कोड बार बार लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों ना आप एक बार 15 लाइन का कोड लिखो, 15-20 लाइन का जो कोड है वो लिखो जिसमें आप एआई से बात करने जा रहे हो, और ये पूरा कोड लिखने के बाद इसको एक नाम दे दो विच इज एआई, या जो नाम देना चाहो दे दो। अब अगर आपको इस पूरे सॉफ्टवेयर में, इस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एआई के इस कम्युनिकेशन वाले पार्ट को कॉल करना पड़ रहा है, यानी अगर आपको एआई से बात करने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे बस आप जाके ये नाम लिख दो, इंस्टेड ऑफ दिस 15-20 लाइंस आप केवल वो वर्ड लिख दो, एक नाम लिख दो जिसकी मदद से प्रोग्राम को पता पड़ जाएगा कि उसे क्या काम करना है। हमने कुछ टास्क डिफाइन करे, उस पूरे टास्क को, सेट ऑफ टास्क को एक नाम दे दिया, उस नाम को आप जहां भी लिखोगे वो टास्क अपना आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये फंक्शन का काम है, और ऐसा करने पे हमारा एनर्जी, हमारा टाइम और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन देखें, हमें बता रहा है अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग डीईएफ। ये जो डीईएफ कीवर्ड है, ये जो डीईएफ वर्ड है, इसकी मदद से फंक्शन बनाया जाता है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे पाइथन में आप देखोगे मैंने डीईएफ लिखा, उसके बाद मेरे फंक्शन का जो भी नाम देना चाहता हूँ, एआई देना चाहता हूँ, माय फंक्शन देना चाहता हूँ, फंक्शन देना चाहता हूँ, टेस्ट देना चाहता हूँ, जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। नाम देने के बाद हमने बताया कि इस फंक्शन के अंदर क्या टास्क होने चाहिए, तो वो यहाँ पे जैसे एक टास्क लिखा हुआ है प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, उस तरीके से मुझे जितने टास्क लिखने हैं, जितने लाइन ऑफ कोड लिखने हैं, इस फंक्शन के अंदर लिख दूंगा। लिख दिए, फंक्शन बन गया, फंक्शन के अंदर क्या काम होना चाहिए वो भी लिख दिया। अब अगर आपको इस पूरे सॉफ्टवेयर में कहीं भी इन टास्क को यूज लेने की जरूरत है, इस फंक्शन के अंदर लिखे हुए काम को करवाने की जरूरत है, तो वहां पे आप जाके केवल फंक्शन का नाम लिख दो, आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बात सच है या नहीं, ये कैसे काम करेगा, अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलते हैं हमारी काली मशीन के पाइचाम में, और वहां जाके हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। सो लर्नर्स, हमारे पाइचाम में हम आ चुके हैं। यहाँ पे एक फंक्शन पहले से बनाया हुआ है, पहले तो उसे रन करते हैं, फिर उसमें चेंजेस करते हैं, है ना। तो अभी ये फंक्शन कह रहा है, इस फंक्शन का नाम है माय फंक्शन। इसके अंदर जो हमने लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं, जो टास्क करवाने हैं, वो एक ही टास्क है, और वो एक टास्क क्या है, तो सर यहाँ पे हमने प्रिंट कराया, क्या प्रिंट कराया, एक टेक्स्ट विच इज हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ये सेंटेंस जो है हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। अगर हम इसे रन करते हैं तो क्या होगा, तो सर ये जो लाइन है ये प्रिंट हो जाएगी। ये प्रिंट क्यों हुई, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को यहाँ कॉल किया था। सर अगर आप इस फंक्शन को कॉल ही नहीं करते तो क्या होता, तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको सिखा तो दिया कि क्या क्या करना है, लेकिन मैंने आपको कभी उस नॉलेज को यूज लेने को कहा ही नहीं, मैंने कहा ही नहीं कि उस काम को करो। तो यानी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने इस फंक्शन को कहीं कॉल नहीं किया। हमने कहा ठीक है, अगर हम इसमें कुछ और चेंजेस करें, जैसे फंक्शन का नाम हम रख दे ऐड, इस फंक्शन का जो नाम है हम इसे हटा देते हैं, उसको रख देते हैं ऐड। ऐड नाम का हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर लर्नर्स हमने दो वेरिएबल्स बनाए। सबसे पहले नाम ए नाम का वेरिएबल बनाया, ए में हमने लिख दिया 5, देन हमने लिया बी नाम का वेरिएबल जिसमें हमने लिख दिया 10। ठीक है, दो वेरिएबल्स बन गए। अब इन वेरिएबल्स के अंदर हमने क्या करा, c = a+10 कर दिया, यानी हमने कहा इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ो और सी में स्टोर कर दो। और इसके बाद हमने शायद प्रिंट सी कर दिया, हालांकि हम इस काम को बहुत ईजिली कर सकते थे, बहुत शॉर्ट लाइन ऑफ कोड में कर सकते थे, बट मैं अभी आपको फंक्शन का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, है ना। हम इस पूरे टास्क को बहुत इजीली भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे प्रिंट में क्या कर दिया, सी कर दिया। तो इसका मतलब 5 और 10 को ऐड करके ये प्रिंट कर देगा, ये काम है। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये काम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि आपने फंक्शन तो बनाया पर उसे कहीं कॉल नहीं किया। अगर आप कॉल करना चाहते हो तो आप किसी भी लाइन में जाकर कहीं पे भी, मैं अगर ऐड फंक्शन का नाम लिखता हूँ तो ये मेरा फंक्शन यहाँ कॉल हो चुका है ना। देखो यहाँ पे ये थोड़ा मैं ऑटो सजेस्ट भी कर रहा है ना, बट यहाँ पे ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो आप देखोगे क्योंकि मैंने यह फंक्शन कॉल किया था तो मेरे डिवाइस ने इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड था वो एग्जीक्यूट करा, उसका रिजल्ट हमें लाके दे दिया। जहां पे भी मैं ये टास्क करना चाहता हूँ वहां मैं जाके ये ऐड लिख दूंगा, बस। ये है फंक्शन और उसका वर्किंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर होगा लर्नर्स। हेलो हैकर्स, आज हम बात करने वाले हैं हैकर्स फेवरेट लाइब्रेरीज के बारे में। बेसिकली पाइथन में लाइब्रेरीज क्या है, उनका यूज क्या है और कौन सी लाइब्रेरीज साइबर सिक्योरिटी में, एथिकल हैकिंग में हमारे सबसे ज्यादा काम आती है, यानी हमारी फेवरेट लाइब्रेरीज है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे लर्नर्स। बस सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एग्जैक्टली लाइब्रेरीज है क्या। और इसके अलावा लर्नर्स, अगर साइबर सिक्योरिटी आप लोगों का पैशन है, आप इस फील्ड में एक करियर बनाना चाह रहे हैं, आपको चाहिए एक एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस, जहां पे आप लाइव जूम क्लासेस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को डेप्थ लेवल तक सीख पाते हो, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेते हो और वो वैल्यूज लेते हो जिसके बाद आप अपने साइबर सिक्योरिटी करियर में अर्निंग और लर्निंग
दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। इन दैट केस CPCS साइबर पाठशाला सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच is perfect for you at bare minimum cost. Click on the link given in the description below and secure your seats now. So Python libraries को लर्नर समझने के लिए सबसे पहले हमारे सामने एक छोटी सी डेफिनेशन लगी गई है जो हमें बता रही है कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड that helps programmers performing tasks easily without writing everything from scratch. ये कह रहा है कि सर कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो पहले से बना के रख दिए गए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बना के रख दिए गए हैं जिसके बाद आपको मैन्युअली जीरो से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस जो बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं उनको स्टार्ट करना है और उनके फंक्शंस को यूज लेना है, यानी उनके फंक्शंस को कॉल करना है। कहने का मतलब कुछ बने बनाए प्रोग्राम जो आपका सारा टास्क करीब करीब ऑटोमेशन में ले जा रहे हैं, यानी आपको मैन्युअली कोड जीरो से लिखने की जरूरत नहीं है। यही पाइथन की लाइब्रेरीज की सबसे खास बात है लर्नर्स। आपको एक एग्जांपल देता हूँ लर्नर्स, हम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सालों से यूज लेते आ रहे हैं, बहुत टाइम से यूज लेते आ रहे हैं। उस एंड्रॉइड का एक एग्जांपल लो कि अगर आज आपको एंड्रॉइड में कोई भी काम करना है, मान लो आपको किसी की फोटो क्लिक करनी है, तो उसके लिए कैमरे का ऐप हमारे पास है, कैमरे का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है। मुझे जीरो से प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है कि जाके हार्डवेयर से फोटो क्लिक करके लेकर आओ। ठीक है सर, कैमरे का ऐप तो है, लेकिन अगर अब मुझे उस क्लिक करी हुई फोटो पे या कैमरे के अंदर फिल्टर्स अप्लाई करने हो तो क्या मुझे फिल्टर्स खुद से बनाने पड़ेंगे या फिर हमें उन फिल्टर्स का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा? सर दोनों ही करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा टास्क ऑलरेडी करा जा चुका है, इसका सॉफ्टवेयर बना रखा है, आपको बस वो सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर की मदद से इंस्टॉल करना है और उसे यूज लेना है। यानी हमें अपने एंड्रॉयड में कोई भी काम करने के लिए मैन्युअली प्रोग्रामिंग या ज्यादा कोडिंग या कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर काम को करने के लिए पहले से टूल्स बनाए हुए हैं, हम बस उन्हें इंस्टॉल करते हैं, उन्हें यूज लेते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस को कॉल करते हैं। सेम चीज पाइथन में हो रही है। हमारा पाइथन एंड्रॉयड की तरह है। इस पाइथन के अंदर अगर आज आपको कोई भी काम करना है तो आपको जीरो से उसका प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए लाइब्रेरीज बना दी है, यानी उस काम को करने के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्स या छोटे छोटे टूल्स बना के रख दिए हैं। आपको बस उन टूल्स को इंस्टॉल करना है, उन टूल्स को कॉल करना है और उन्हें यूज लेना है। एक एग्जांपल लेते हैं लर्नर्स, अगर आज मैं आप सभी को कहूं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए मैथ के कुछ फंक्शंस परफॉर्म करें, लेकिन हमारी मैथ तो बहुत वीक है, फिर भी मैंने आपको एक टास्क दे दिया कि आप है ना एक वैल्यू दे रहा हूं, उसका स्क्वायर रूट निकाल के लाओ। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो पूरा प्रोग्राम है, नॉर्मली आप क्या वो पूरा प्रोग्राम लिखोगे? सर अगर हम पूरा प्रोग्राम लिखेंगे तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स बढ़ेंगे, हमारे एफर्ट्स बढ़ेंगे। इस काम को पाइथन ने कैसे आसान करा? पाइथन ने कहा अगर आपको मैथ का कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप मैथ की एक लाइब्रेरी है, मैथ का एक टूल मैंने बना रखा है, उस टूल को इंस्टॉल कर लो, उस टूल को अपने प्रोग्राम में ऐड कर लो। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा इंपोर्ट और उसके आगे मैथ लिख दिया। इट मीन्स हमने मैथ नाम की लाइब्रेरी को, इजी लैंग्वेज में समझना है तो मैथ नाम के टूल को इस प्रोग्राम के अंदर ऐड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इस टूल के जो जो फंक्शंस है, ये जो जो कर सकता है, वो अब इस प्रोग्राम में हम यूज ले सके बिना जीरो से कोडिंग करे, बिना कंप्लीट प्रोग्रामिंग करे। तो हमने यहाँ क्या करा, हमने यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल रखा, उसके आगे लिख दिया इक्वल्स टू मैथ डॉट sqrt, यानी मैथ का एक फंक्शन कॉल करा विच इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मुझे प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ा, कोई मैनुअल प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ी, हमने बस उसके फंक्शन को कॉल कर दिया, उसके आगे जो हमारी वैल्यू थी वो दे दी और उसने 10 का स्क्वायर रूट निकाल के उसे ए में स्टोर कर दिया, बाद में हमने ए को प्रिंट कर दिया। अब ये तो बहुत छोटा सा टास्क था। अगर आज हम कोई भी बड़े से बड़ा टास्क भी करना चाहे, मैं आपको कहूं कि एक काम करो, एनमैप का एक प्रोग्राम बनाओ। सो अगर मैं आप सभी को एक टास्क देता हूं कि मेरे लिए एक एनमैप का प्रोग्राम बनाओ जो विक्टिम मशीन में जाके 500 गोल्स पूरा करके उसका डेटा लेकर आए, ओपन पोस्ट सॉफ्टवेयर उसके वर्जन्स, ऐसे में क्या आप लोग जीरो से प्रोग्रामिंग करोगे? क्या आप एक एक नेटवर्किंग के पैकेज बना के, सिन पैकेज बना के, रिप्लाई बेच के, उन पैकेज को बेच के उनके रिप्लाई एक्सेप्ट करके इस तरीके से प्रोग्राम बना के डेटा कलेक्ट करोगे? या फिर आप पाइथन से जाके पूछोगे कि क्या आपके पास एनमैप की कोई लाइब्रेरी है क्या, एनमैप का कोई टूल है क्या? पाइथन कहेगा हाँ, एनमैप का प्रोग्राम हम पहले से बना के रखे हुए हैं, जिसे आप लाइब्रेरी भी कह सकते हो, टूल भी कह सकते हो, ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया जा रहा है, ऑल्दो हम लाइब्रेरी ही कहते हैं। तो पाइथन से हमने पूछा एनमैप की लाइब्रेरी है, पाइथन ने कहा यस है, हमने उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा। अब अगर मैंने लिख दिया एनमैप डॉट एग्रेसिव, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो शायद एग्रेसिव स्कैन रन हो जाए। अगर मैं को एनमैप डॉट सिन, तो शायद सिन स्कैन रन हो जाए। इट मीन्स लर्नर्स, हम बहुत इजीली एनमैप की मदद से अपने सारे टास्क कर पाएंगे विदाउट जीरो से कोड लिखे, क्योंकि एनमैप का भी टूल या एनमैप का भी पूरा प्रोग्राम पाइथन ने पहले से ही बना के रखा हुआ है और उन्हें ही हम लाइब्रेरीज कहते हैं। सर अब वो कौन कौन सी लाइब्रेरीज है जो हमारी फेवरेट है, जो हैकर्स के बहुत काम आती है, एथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी में बहुत काम आती है? तो लर्नर्स ये रही उनमें से कुछ लाइब्रेरीज। सबसे पहले ओएस लाइब्रेरी, जो आपको बेसिक ओएस कमांड्स रन करने में हेल्प करती है, और जब आप ओएस के कमांड्स रन कर पाते हो तो आपका हर एक टास्क ऑटोमेशन में ले जाना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन ओएस से ज्यादा अच्छा जो काम करती है वो है सब प्रोसेस लाइब्रेरी।
क्योंकि सब प्रोसेस लाइब्रेरी एक ऐसा लाइब्रेरी है जो आपको कंप्लीट कमांड एग्जीक्यूट करने की ताकत दे देती है। पूरा टर्मिनल है जो आपको पूरा कमांड प्रॉम्प्ट है, यानी विंडोज हो चाहे लिनक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसके सारे कमांड्स ए से जेड तक के हर कमांड्स आप सब प्रोसेस की मदद से डायरेक्टली रन कर सकते हो। तो आप सोचो, आप अपनी डेली लाइफ में जो भी पेन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग के टास्क करते हो, जो आपको बार बार कमांड लिख के मैन्युअली करना पड़ता है, क्यों ना उसका एक प्रोग्राम बना दिया जाए। वही कमांड जो आप डेली लाइफ में लिख रहे थे वो इस प्रोग्राम में आप लिख दोगे और ये काम अपना आप होने लग जाएगा, ऑटोमेशन में चला जाएगा। ऐसी कई चीजें हम सब प्रोसेस की मदद से करते हैं। तो पर्सनली मेरा फेवरेट लाइब्रेरी जो है वो सब प्रोसेस ही है। उसके बाद आता है सॉकेट, जिसकी मदद से आप नेटवर्किंग के कम्युनिकेशन मैनेज करते हो। हमारे पास कैपी आता है। इसके बाद हमारे पास आता है क्रिप्टोग्राफी, जो इंक्रिप्शन में हेल्प करेगा। रिक्वेस्ट, जो आपके पैकेट सेंड करना और रिसीविंग वाला जो हिस्सा होता है उसमें पैकेट सेंड करने में आपकी मदद करता है। पैरामीको है, पाइथन एनमैप है, पायशार्क है विच इज इक्विवेलेंट टू आपका वायरशार्क, और साथ ही साथ इम पैकेट है। तो बेसिकली हमारे पास कई ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हमें सारी लाइब्रेरीज के नाम याद नहीं रखना है, हमें इन लाइब्रेरीज को यूज लेने का कंसेप्ट समझना है, क्योंकि आए दिन लाइब्रेरीज नई से नई ऐड होती रहती है, पाइथन की लाइब्रेरीज बढ़ती रहती है। तो हमें बस ये जानना है कि हमें करना क्या है, और पाइथन से जाके पूछना है कि वो टास्क करने के लिए क्या आपके पास कोई पहले से बना हुआ प्रोग्राम है। तो अगर हम मान लेते हैं हमें अपने कमांड्स ऑटोमेशन में ले जाना है, अपना डेली टास्क ऑटोमेशन में ले जाना है, यानी हम कमांड रन करना चाहते हैं एक प्रोग्राम के जरिए, तो हमने कहा हम सब प्रोसेस को यूज लेंगे। तो अगर मैं सब प्रोसेस अपने डिवाइस में यूज लेना चाहता हूं, उसका तरीका क्या है? पहले आप उसे इंस्टॉल करोगे, फिर उसे यूज लेने के लिए पाइथन के पास, पाइथन की लाइब्रेरीज के पास सब प्रोसेस के डॉक्यूमेंटेशन को देख के समझोगे कि काम कैसे करता है, क्योंकि बना बनाया टूल है तो समझना पड़ेगा वो काम कैसे करता है, और फिर उसे यूज लेंगे। बट इंस्टॉल कैसे होगा? जिस तरीके से लर्नर्स, ध्यान देना, जिस तरीके से एक एंड्रॉइड डिवाइस में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमें प्ले स्टोर मिलता है, उसी तरीके से हमारे पाइथन में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमें पाइथन का एक प्ले स्टोर मिलता है, जिसे हम कहते हैं PIP, जो कि पाइथन के पैकेजेस को, इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने में और मैनेज करने में हमारी मदद करता है। तो आपके डिवाइस में पाइथन का ये जो PIP वाला टूल है ये जरूर होना चाहिए। और ये कैसे मिलेगा? तो हम डिस्प्ले क्लीन करके यहाँ पे कुछ कमांड्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप अपने डिवाइस को APT अपडेट करोगे अगर आप लिनक्स मशीन चला रहे हो तो। उसके बाद आप कमांड रन करोगे APT इंस्टॉल पाइथन 3 -y का मतलब है यस। तो हमने यहाँ पे पाइथन 3 को इंस्टॉल करा है इन शॉर्ट। और जैसे ही सर पाइथन 3 आपके पास इंस्टॉल हो जाता है, अब बचता है केवल उसका PIP यानी उसका प्ले स्टोर। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा है APT इंस्टॉल पाइथन 3 -PIP। -y का मतलब, -y का मतलब है कि जितनी बार भी पूछे यस ही आंसर देना। आप इसे लिखो चाहे मत लिखो, ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। आपको इस बात का ध्यान देना है। पहले हमने पाइथन 3 इंस्टॉल करा, फिर पाइथन 3 का जो प्ले स्टोर था विच इज PIP, उसे इंस्टॉल करा। अब इस PIP की मदद से आप जो भी टूल इंस्टॉल करना चाहो कर सकते हो। जैसे सर OS लाइब्रेरी क्या है, कैसे काम करती है, उसको हम कैसे यूज ले सकते हैं। सो यहाँ पे लर्नर्स OS लाइब्रेरी की डेफिनेशन बताती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्शन, लिस्टिंग फाइल्स, क्रिएटिंग डायरेक्टरीज और मैनेजिंग प्रोसेस। यानी OS से इंटरैक्ट करने के लिए, फाइल्स लिस्टिंग के लिए, नई डायरेक्टरीज बनाने के लिए और चलते हुए प्रोसेस को मैनेज करने के लिए OS लाइब्रेरी अच्छी आपके काम आएगी। हमने कहा ठीक है, इसे यूज लेने का तरीका, तो हमने लिखा इंपोर्ट OS, और OS लिखने पर, इंपोर्ट OS लिखने पर हमारे इस प्रोग्राम में OS टूल जो है वो ऐड हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। लेकिन अगर आप OS यूज लेना चाहते हो तो आपको पहले कमांड रन करना है PIP इंस्टॉल OS। ऑल्दो OS लाइब्रेरी हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती है, लेकिन मैं कोई भी लाइब्रेरी हो तो उसका तरीका क्या है वो सिखा रहा हूँ। तो हम PIP इंस्टॉल OS जब लिखेंगे तो हमारे डिवाइस में OS की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। फिर अगर हम उसे यूज लेना चाहते हैं तो हम कमांड लिखेंगे इंपोर्ट OS, तो वो OS की लाइब्रेरी यहाँ आ जाएगी और उसके जो भी फंक्शंस थे हम डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे। यानी हमें जीरो से कोई प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए। हम केवल OS लाइब्रेरी को ऐड करके उसके अंदर कमांड रन कर पाएंगे। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट OS डॉट लिस्ट dir। OS का एक फंक्शन कॉल करा जिसका नाम था लिस्ट dir, जिसे अगर आप लिनक्स में करते या कमांड लाइन के जरिए करते तो आप यहाँ पे ls लिखते, विंडोज में करते CMD में तो आप dir लिखते। इन दोनों ही कमांड्स का मतलब क्या है कि आपकी करंट लोकेशन में जो जो फाइल्स फोल्डर्स पड़े हैं सब दिखाओ। और यही करने के लिए हमने OS का एक फंक्शन कॉल कर दिया विच इज लिस्ट dir। तो हमारी प्रोसेस कितना आसान हुआ, केवल एक पैकेज इंपोर्ट करके उसके फंक्शन को कॉल करा और उसने उस करंट लोकेशन में रखा हुआ सभी फाइल फोल्डर्स हमें दिखा दिया। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमने लिखा OS mkdir यानी मेक डायरेक्टरी, और ये सेम कमांड हम लिनक्स में भी यूज लेते हैं जिसका मतलब है फोल्डर बनाओ। तो इसके आगे मैंने जो भी फोल्डर का नाम दिया होगा एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा।
सेम अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो os डॉट रिमूव किसी फाइल को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो यहाँ पे फाइल का नाम दे दो, रिमूव हो जाएगा, जैसे लिनक्स में हम rm कमांड की मदद से करते हैं। सो लर्नर्स, ये आपको एक बात समझा रहा है कि किसी भी लाइब्रेरी को यूज लेना कितना आसान हो सकता है। बट सर क्या हमें याद रहेंगे? क्या आप हमेशा याद रखोगे कि os डॉट लिस्ट dir कि os डॉट लिस्ट dir लिखने से क्या होता है, या फिर अगर आपको एक नया फोल्डर बनाना है तो क्या कमांड लिखोगे? अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना है os लाइब्रेरी की मदद से तो कैसे करोगे? सर हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही याद रह सकते हैं। ये तो केवल इसके 3 फंक्शंस हैं। ओएस के हमने केवल 3 फंक्शन यूज लिए अभी तक, और भी कितने सारे फंक्शन इसके पास होंगे। तो इसका सॉल्यूशन है लर्नर्स, इसका डॉक्यूमेंटेशन। इस ओएस लाइब्रेरी के अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ोगे तो आपको सब कुछ बता देगा कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और उन्हें यूज लेने के तरीके क्या है, उनको यूज लेने के लिए आपको क्या कोड लिखना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे। यहाँ पे लर्नर्स हमने सर्च में लिख दिया ओएस पाइथन लाइब्रेरी, एंटर प्रेस करा। हालांकि इतना डिटेल में नहीं भी लिखे तो भी मिल जाएगा, बट आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ओएस का जो मिसलिनियस ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस है उसका ऑप्शन आ चुका है, पाइथन का पैकेज आ चुका है, जिस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके बारे में मुझे सब कुछ बताएगा। तो ये कह रहा है सर ओएस की मदद से आप ओपन ओएस डॉट पाथ और इस तरीके के सब एक एक फंक्शन गाइड करेगा, है ना, और समझाएगा उनके बारे में कि इन्हें यूज कैसे लेना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो उसके हर तरीके के कमांड्स बता रहा है, जैसे चाहे वो OHCHDIR हो, है ना, FCHDIR हो, या फिर और स्क्रॉल डाउन करे तो FS पाथ हो, फाइल सिस्टम पाथ हो, है ना, गेट इन्वायरमेंट हो, हर तरीके के टास्क जो ओएस लाइब्रेरी कर सकती है सब कुछ यहाँ लिखा है। जरूरी नहीं है कि आपको सारे समझ आए, लेकिन आपको पता तो होनी चाहिए क्या क्या फंक्शन है। जब आपको जो यूज लेना होगा आप यूज ले पाओगे, उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन को या अब आप अपने एआई को यूज ले सकते हो कि मुझे ये टास्क करना है तो ओएस का कौन सा फंक्शन हम कॉल करें। ये तो था ओएस लाइब्रेरी के बारे में, उम्मीद है सबको एक आइडिया लगा होगा। सेम उसी तरीके से लर्नर्स अगर हम जाएं हमारी सेकंड और हमारी फेवरेट लाइब्रेरी की तरफ, विच इज सब प्रोसेस। तो सब प्रोसेस क्या था? सब प्रोसेस की डेफिनेशन बताती है, द सब प्रोसेस लाइब्रेरीज अलाउ यू टू रन शेल कमांड्स डायरेक्टली फ्रॉम पाइथन। जो आपके शेल कमांड्स है, अब चाहे वो शेल लिनक्स का हो, चाहे वो शेल हमारे विंडोज का हो, यानी CMD कमांड प्रॉम्प्ट का हो, ठीक है, दोनों ही टास्क ये कर सकता है। बेसिकली दोनों ही कमांड लाइन इन टूल्स में ये कमांड्स रन कर सकता है सारे। तो हमने देखा तरीका क्या है, सबसे पहले सब प्रोसेस को इंस्टॉल करेंगे, pip इंस्टॉल सब प्रोसेस लिखकर। उसके बाद जब वो टूल हमारे पाइथन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, हम इस प्रोग्राम में उसे यूज लेना चाहते हैं, तो हमने कमांड लिखा इंपोर्ट सब प्रोसेस और सब प्रोसेस का कोई फंक्शन कॉल कर दिया। हालांकि हमें यूज लेना नहीं आता, बट एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल रखा कि जो भी डेटा है वो इस वेरिएबल में आ जाए। सब प्रोसेस डॉट रन, यानी सब प्रोसेस के अंदर हमने रन कमांड को रन करा, जिसमें हम कह रहे हैं कि शायद हम आपको कुछ इनपुट देंगे, आपको जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उसे एग्जीक्यूट करना है। और इनपुट में हमने दिया ls-la, यानी हमने ls कमांड जो था, लिस्ट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स वाला जो कमांड था वो दिया। उसका एक फंक्शन है -l और a, विच मीन्स लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट एंड ऑल। वो हमने रन करा तो क्या करेगा, डिटेल फॉर्मेट में सारा इंफॉर्मेशन मुझे दिखा देगा, हिडन फाइल्स भी दिखा देगा, और ये रिजल्ट नाम के इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जिसे हमने प्रिंट करा दिया। तो हमारे लिए कमांड्स रन करना कितना आसान हो गया सर। अगर मुझे आज पाइथन में कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करना है, अब चाहे वो हमारे किसी सॉफ्टवेयर का ही क्यों ना हो, कोई अटैकिंग कमांड ही क्यों ना हो, मुझे बस एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, उसके अंदर अपना जो कमांड है वो सेटअप करना है, उसे बस यूज लेना सीखना है, जिसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं। रनर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जारविस का एक नया वर्जन बना सकते हैं। ये कोई नॉर्मल जारविस प्रोग्राम नहीं होगा लर्नर्स, आज हम पाइथन की मदद से एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो हमारी बोली हुई बातों को समझेगा, हमारे बोले हुए कमांड्स को समझेगा और देखेगा उस कमांड से जुड़े हुए हमने उसे क्या क्या टास्क दे रखे हैं, उन टास्क को परफॉर्म करेगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं, वो एआई की मदद से उन टास्क को एडवांस लेवल पे पूरा करेगा, और वो टास्क होंगे सारे साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के। तो बेसिकली आप एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना सीख रहे हो लर्नर्स, जो केवल आपके वॉइस कमांड्स की मदद से हैकिंग साइबर सिक्योरिटी टास्क परफॉर्म करेगा, जो टास्क आप चाहते हो वो परफॉर्म करेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो उसके 3 एलिमेंट्स है। सबसे पहला आपकी बोली हुई बात को सुनना और उसे समझना, यानी आप जो बोल रहे हो उसे समझ के टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ये पहला टास्क है। दूसरा टास्क है कि जो भी आपका रिजल्ट आया या जो भी जारविस आपसे बात करना चाहता है उस चीज को बोले। तो पहला है उसका सुनना, दूसरा है उसका काम बोलना, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है प्रोसेस करना, यानी हमने जो उसे टास्क दिया है उस काम को करना। वो कैसे करेगा, उसके क्या लॉजिक्स लगेंगे, वो सब हमें समझना है, इसमें एआई कैसे इंटीग्रेट होगा, और जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट हमें वो बोल के बताएगा या फिर प्रिंट कर देगा, जैसे भी रिक्वायर्ड होगा। तो ये तीनों चीजें करने के लिए लर्नर्स, ताकि हम उनसे इंटरेक्ट भी कर सके
और हमारे लिए बहुत अच्छे लेवल का रिजल्ट भी ला सके। स्टार्ट करते हैं हमारे इस पाइथन प्रोग्राम को, चलते हैं हमारी काली मशीन में। तो यहाँ पे लर्नर्स आप लोगों के लिए पहला टास्क जो है वो ये है कि ये आपकी बोली हुई बातों को समझे। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाए, समझ के टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाए, जिसे हम कहते हैं ऑडियो रिकॉग्नाइज करना, यानी स्पीच रिकॉग्नाइज करना। तो पाइथन ने इसके लिए सर फंक्शन बना रखा है, यानी इसके लिए एक लाइब्रेरी बना रखी है। तो मुझे जीरो से कोड करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना समझाने की जरूरत नहीं है। उसका प्रोग्राम पहले से बना हुआ है जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। तो हमने एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को ऐड करा जिसका नाम है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। इसे कैसे ऐड करा? हमने लिखा इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। बस सर अभी रेड लाइन में क्यों लिखा हुआ रहा है? क्योंकि ये इस डिवाइस में इंस्टॉल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मुझे इस प्रोग्राम में स्पीच रिकॉग्निशन नाम की जो लाइब्रेरी है इसकी जरूरत है, पर ये मैंने अपने डिवाइस में इंस्टॉल नहीं करी। क्यों नहीं करी? ताकि हम सब साथ मिलकर ये प्रोसेस जीरो से कर सके। बट अगर मान लेते हैं अगर आपने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली होती, स्पीच रिकॉग्निशन अगर मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो उसके आगे क्या लिखा है? उसके आगे लिखा है एज एस आर। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने देखा कि हम एक लाइब्रेरी को इस प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है स्पीच रिकॉग्निशन। अब ये नाम काफी बड़ा है और हम बार बार इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखना चाहते, तो इसे थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने इसे एक निकनेम दे दिया। तो हमने बोला कि स्पीच रिकॉग्निशन को अब से एसआर के नाम से जाना जाना चाहिए इस प्रोग्राम के अंदर। तो जहां भी मैं एसआर लिख रहा हूं उसका मतलब स्पीच रिकॉग्निशन ही है। तो स्पीच रिकॉग्निशन को एज एसआर हमने डिफाइन कर दिया, एसआर ही इसका नाम है आज से। हमने कहा ठीक है, केवल इस प्रोग्राम में। अब एसआर इसको नाम देने के बाद हमने क्या करा? तो सर हमने यहाँ पे लिखा रिकॉग्नाइजर नाम का एक वेरिएबल बनाया सर, एक वेरिएबल जो अपने अंदर डेटा स्टोर करेगा। और इस वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है? इसमें हो रहा है एसआर डॉट रिकॉग्नाइजर नाम का एक फंक्शन। इसे थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हमारी लाइब्रेरी का नाम था, उसको हमने एसआर नाम से रख दिया। तो जहां भी मैं एसआर लिख रहा हूँ इट मीन्स वहां पे मैं स्पीच रिकॉग्निशन लिख रहा हूँ। तो यहाँ मैंने जब एसआर डॉट लिखा, इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डॉट रिकॉग्नाइजर। इस लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी बना हुआ एक फंक्शन था, एक कोड था जिसका नाम था रिकॉग्नाइजर। ये क्या करता होगा सर? शायद ये आपके ऑडियो को समझने का काम करता होगा, उसे रिकॉग्नाइज करने का काम करता होगा। तो हमने बेसिकली एक फंक्शन को कॉल कर दिया। हमने कहा कि जो भी हम बोल रहे हैं उस बात को आप समझना स्टार्ट कर दो। ये जो फंक्शन हमने कॉल करा है इसे हमने एक नया नाम दे दिया है, इसे हमने नाम दिया है रिकॉग्नाइजर, क्योंकि इस वेरिएबल में पूरा फंक्शन स्टोर हो रहा है ना। तो रिकॉग्नाइजर के अंदर एक प्रॉपर फंक्शन स्टोर हो चुका है विच इज एसआर डॉट रिकॉग्नाइजर। अब हमने नेक्स्ट लाइन में क्या करा? मान लेते हैं इस लाइन में हमने ये बोला है कि आपको जो भी बोला जा रहा है आपको उसको समझना है। ये समझने वाला फंक्शन हमने कॉल कर दिया और उसे एक नया नाम दे दिया विच इज रिकॉग्नाइजर। अब यहाँ पे सेकंड लाइन में ये भी तो इसे बताना होगा कि आप किस सोर्स की मदद से सुनोगे। यानी हमारे पास हो सकता है एक ईयरफोन हो, एक हेडफोन हो, तो ये किसके माइक की मदद से सुनेगा? ऑब्वियस है, अगर इसे कुछ सुनना है, हमारी बोली हुई बात सुननी है, तो उसमें माइक काम आएगा, स्पीकर तो काम नहीं आएगा। तो वो माइक किसका यूज ले? क्या मशीन का डिफॉल्ट माइक यूज ले, या मेरे पास कोई एक्सटर्नल माइक पड़ा है मैं वो यूज लेना चाहता हूँ? तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा सुनने के लिए। कहाँ से सुनेगा? हमने लिखा विथ एसआर डॉट माइक्रोफोन। एसआर मीन्स स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, उसका एक फंक्शन कॉल करा विच इज माइक्रोफोन, जो बाय डिफॉल्ट मशीन का जो डिफॉल्ट माइक्रोफोन है, मशीन का जो डिफॉल्ट माइक है, उसको यूज लेगा। और हमने कहा कि ठीक है, जब आप सुनने के लिए हमारे मशीन के डिफॉल्ट माइक को यूज ले ही रहे हो, तो एक काम करते हैं, इसे भी एक नाम से सेव कर देते हैं। इसको भी हमने एक शॉर्ट नाम दिया विच इज सोर्स। ये सोर्स क्या है? एज सोर्स क्यों लिखा है? कुछ नहीं सर, एसआर डॉट जो माइक्रोफोन फंक्शन था, जो माइक्रोफोन की मदद से सुनना स्टार्ट करेगा, उसे हमने एक नाम दे दिया सोर्स। अब जहां भी सोर्स वर्ड लिखा जाएगा इस प्रोग्राम को समझ आ जाएगा कि मशीन का जो माइक है, जो डिफॉल्ट माइक है, उसी की मदद से सुनना है, और ये उस बात को रिकॉग्नाइज भी करने लग जाएगा। हमने कहा देखते हैं ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सर नेक्स्ट लाइन में आपने क्या करा? आपने कहा कि भाई यहाँ पे सुनना तो स्टार्ट हो गया, लेकिन ये जो भी सुन रहा है, यानी हम जो भी बोल रहे हैं, आसपास ना बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, और अगर हम उस डिस्टर्बेंस को कम करना चाहें तो हम नहीं चाहे कि आसपास से कहीं भी कोई शोर आए, तो उसके लिए हमने एक फंक्शन यूज लिया विच इज रिकॉग्नाइजर डॉट एडजस्ट फॉर एम्बिएंट नॉइज। बेसिकली क्या कर रहा है, आसपास जो भी नॉइज है ये खुद ही उसको एडजस्ट कर देगा, क्योंकि उसका एक फंक्शन बना रखा है। हमने कहा ठीक है, और ये सारी बातें सुनेगा कहाँ से? ये जो भी नॉइज क्लियर कर रहा है, ये नॉइज जो भी उसको मिल रही है, जिससे क्लियर करेगा, कहाँ से मिल रही है? वो सोर्स की मदद से मिल रही है, और सोर्स मतलब है माइक्रोफोन।
हमने कहा ठीक है। फिर ये बोल रहा है लिसन फ्रॉम माइक्रोफोन, यानी आप सुनना चालू कर दो सर। आप मिली हुई वॉइस को क्लीन तो कर ही रहे हो, अब आपको सुनना भी चालू करना है। तो हमने ऑडियो नाम का एक वेरिएबल रखा और उस वेरिएबल के अंदर कॉल कर दिया रिकॉग्नाइजर डॉट लिसन। रिकॉग्नाइजर क्या था सर? रिकॉग्नाइजर ये रहा जिसमें आपने ऐसा डॉट रिकॉग्नाइजर स्टोर कर दिया था। अब ये रिकॉग्नाइजर के अंदर एक और फंक्शन कॉल किया जिसका काम है लिसन, सुनना स्टार्ट कर दो। और कहां से सुनना स्टार्ट करोगे? तो इस मशीन के डिफॉल्ट माइक से, विच इज सोर्स। तो ये माइक की मदद से सुनना स्टार्ट कर रहा है। और फिर हमने इसे क्या कहा, उसके बाद लर्नर्स हमने ट्राई के अंदर इससे क्या टास्क दिया, हमने इसे बोला कि भाई पहले तो आप प्रिंट कर दो कि आप समझना स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद आप उस चीज को समझो, यानी हमने जो भी बोला था वो माइक की मदद से स्टोर हो गया है ऑडियो में। अब जो हमने बोला है हो सकता है वो वर्ड ये इतना अच्छे से ना समझ पाया हो, शायद वो जो वर्ड्स हैं वो अजीब से बने हो। पूरा ये जो इसने हमारी ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करा है शायद अच्छे से टेक्स्ट में कन्वर्ट ना कर पाया हो। तो ताकि ये अच्छे से उस काम को कर पाए हमने एक रिकॉग्नाइजर यूज ले लिया, यानी एक ऐसा कह सकते हो एक एनालिस्ट यूज ले लिया जो उस टेक्स्ट को पढ़ के सही करेगा, उसे एग्जैक्ट समझेगा कि आप क्या कहना चाह रहे थे। और वो हमने करा रिकॉग्नाइजर डॉट गूगल की मदद से। बेसिकली रिकॉग्नाइजर के अंदर रिकॉग्नाइजर डैश गूगल नाम की हमने लाइब्रेरी कॉल करी, फंक्शन कॉल करा जो बेसिकली गूगल सर्विसेज की मदद से क्या कर रहा है, आपके बोले हुए डेटा को रिकॉग्नाइज कर रहा है। जैसे हमारा जो गूगल असिस्टेंट है वो हमारी बात समझता है, तो ये उसी फीचर को यूज लेके हमारी बोली हुई बात समझेगा। हमने कहा ठीक है, और सुनेगा कहाँ से? सब कुछ ऑडियो से सर। तो ये ऑडियो से जो भी बातें सुन रहा है गूगल से उसे रिकॉग्नाइज करेगा, टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। हमारी बोली हुई बात टेक्स्ट में सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुकी है और इस वेरिएबल में स्टोर भी हो चुकी है, टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में। अब हमने कहा प्रिंट कर दो, केवल पहले ये दिखा दो कि हमने बोला क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ आएगा यू सेड और उसके नीचे टेक्स्ट का डेटा प्रिंट हो जाएगा। जो भी इसने हमारे बारे में समझा या हमारी बोली हुई बात के बारे में समझा वो ये यहाँ पे लिख देगा। उसके नीचे हमने और क्या कमांड लिखा है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपसे ये टास्क ना हो तो यहाँ पे SR एज अननोन वैल्यू एरर, एक एरर दे देना जिसमें आप कहना कि आपने जो बोला है वो नहीं समझ पाए। अगर ये टास्क हो जाए तो वेल एंड गुड, और अगर ऐसा नहीं हो तो आप एक एरर दोगे जिसमें आप कहोगे कि आप जो बोले या आपने जो बोला है हम वो नहीं समझ पाए। और एक और एक्सपेक्ट में इसने क्या करा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो और क्या क्या करना है, तो भी एक तो आप ये प्रिंट कर दो कि आपने जो बोला है वो हम नहीं समझ पाए, दूसरा क्यों नहीं समझ पाए, एरर क्या है, वो एरर भी प्रिंट कर दो। तो इसने ऐसा डॉट रिक्वेस्ट एरर जिसमें एरर पता पड़ जाएगी, उस एरर को ई वेरिएबल में स्टोर करा या ई के नाम से स्टोर करा और फिर उसे प्रिंट कर दिया। हमने कहा ठीक है, इससे हमें एरर्स भी मिल जाएगी, काम होगा तो पता पड़ जाएगा, नहीं होगा तो भी पता पड़ जाएगा। इसे रन करना है, लेकिन रन करने के लिए तो इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। तो इसे इंस्टॉल कैसे करा जाए सर? दो तरीके। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है इंस्टॉल पैकेज स्पीच रिकॉग्निशन। लेकिन कभी ऐसा नहीं मिले तो क्या करें? या फिर लर्नर्स आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे पाइथन कंसोल, पाइथन पैकेजेस का ऑप्शन दिख रहा है। पाइथन पैकेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो, यहाँ से आपको जो पैकेज चाहिए सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो। हम इसकी थोड़ी जो हाइट है वो एक बार बढ़ा देते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ अच्छे से। हमने यहाँ पे सर्च में लिखा सबसे पहले स्पीच रिकॉग्निशन, हमने यहाँ पे लिखा स्पीच और हमारे पास यहाँ पे रिकॉग्निशन आ गया है ना, REC तक ही लिखा है, RE तक ही लिखा, तो ये हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन का पैकेट आ गया। हमने बस इस पर क्लिक करा, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करा और इसके इंस्टॉलेशन के लिए इसके सारे वर्जन दिख रहे हैं। हमने कहा लेटेस्ट वर्जन कर देते हैं, वैसे भी पाइथन 3 लेटेस्ट यूज ले रहे हैं। तो इसका जो ओवरऑल जो भी डिटेल्स है यानी जो पूरा पैकेज है मेरे डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। या तो यहाँ से करो या फिर यहाँ पे क्लिक करके कर दो, दोनों ही तरीकों से वो पैकेज आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे इंस्टॉल होगा ये एरर हट जाएगी, आप देख सकते हो एरर हट चुकी है। पैकेज तो आ चुका है लेकिन एक गैप और आएगा। जब आप इसे रन करोगे ना तो आपकी काली मशीन में ये उसे यूज नहीं ले पाएगा। बेसिकली आपकी काली मशीन के माइक्रोफोन को ये यूज नहीं ले पाएगा, ऑडियो लाइब्रेरीज को यूज नहीं ले पाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट शायद हमारे पास ऑडियो लाइब्रेरीज नहीं है। उन्हें इंस्टॉल करने के लिए हमें टर्मिनल में जाके कुछ कमांड्स रन करने हैं। बेसिकली APT की मदद से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो हैं ऑडियो की लाइब्रेरीज वो इंस्टॉल करनी है। हमने कहा ठीक है, हम गए अपने टर्मिनल में, ये रहा टर्मिनल, यहीं से ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले कमांड लिखा sudo su रूट परमिशन के लिए, ऑल्दो मैंने क्योंकि पहले ही PyCharm को रूट परमिशन में चालू करा था तो मेरे पास रूट टर्मिनल ही है। अब हमने कमांड पेश करा जिसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं पाइथन 3 के PIP को कंफर्म कर रहे हैं कि भाई PIP इंस्टॉल होना चाहिए और साथ ही साथ पोर्ट ऑडियो 19 के ड्राइवर को। हमने एंटर प्रेस करा, ये दो चीजें हमें चाहिए। ये तो बस पाइथन 3 का PIP है लेकिन जरूरी है पोर्ट ऑडियो, है ना, विच मीन्स लेकिन जरूरी है ये ऑडियो का जो लाइब्रेरी है, ऑडियो का जो पैकेज है वो। एंटर प्रेस करा, वाई लिखकर, तो ये जो जितने भी साउंड या ऑडियो की लाइब्रेरीज हैं वो सब इंस्टॉल हो जाएगी।
एक और हमें सेटअप करना है, वो है पाइथन की ऑडियो लाइब्रेरीज, ताकि पाइथन हमारे डिवाइस की ऑडियो से बात कर सके। इसलिए हम पाइथन की भी ऑडियो लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है पाइथन 3-py ऑडियो। सो जैसे ये सेटअप कंप्लीट होता है हम कमांड लिखेंगे apt इंस्टॉल पाइथन 3-py ऑडियो। ये लिखकर हमने एंटर प्रेस करा लर्नर्स, पाई ऑडियो का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है वी आर गुड टू गो। बेसिकली हमने वो सारी लाइब्रेरीज पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए हैं जो काली मशीन और पाइथन के स्पीच रिकॉग्निशन को आपस में ऑडियो लाइब्रेरीज मैनेज करने में हेल्प कर सके। सेटअप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को रन ही करना बाकी है, तो हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं, हटा देते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखते हैं हमारी बोली हुई बात ये समझ पाता है या नहीं, क्या किसी तरीके का कोई एरर हमें और दिख रहा है। तो फिलहाल कुछ खास एरर नहीं दिख रहा है, जो एरर्स है बेसिक एरर्स है। हमने इसे रन करा, रन करते ही रनर्स हमारे पास एक एरर आया पाई ऑडियो का ही, लेकिन सर वो तो हमने अभी भी इंस्टॉल करा था, बट हो सकता है वो पीआईपी का इश्यू हो, पीआईपी को भी पाई ऑडियो चाहिए हो। तो उसके लिए हम जाते हैं फिर से पाइथन पैकेजेस में और यहाँ पे पाई ऑडियो सर्च कर देंगे, पाई ऑडियो दिख रहा है, इसे इंस्टॉल कर देते हैं। इसका भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को रन करने की बारी है फिर से, तो हमने फिर से रन करा। यहाँ पे सर ये बोल रहा है से समथिंग। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, शायद मैं जो भी बोल रहा हूँ ये यहाँ पे उसे सुन के समझ के लिख देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो अभी बोला इसने समझा, यहाँ पर सॉरी बोल रहा है। अब ये हो सकता है कुछ चीजें गलत भी समझे, तो हमें बहुत क्लियर होना पड़ेगा ऑडियो में और इसे और इम्प्रूव भी करा जा सकता है, जो मैं आपको गाइड करूंगा। इसने क्या समझा, यहाँ पर सॉरी बोल रहा है से समथिंग। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ शायद मैं, तो जो भी मैं बोल रहा था इसने वो लिखा। हमने कहा ठीक है, अब इसको थोड़ा टेस्ट और करते हैं। अभी इसे एग्जिट करा, हम चाहें तो इसे कंटिन्यूसली रन कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसे फिर से रन करा, हाय हाउ आर यू। अब हमने एक लाइन बोली हाय हाउ आर यू, इसने उस लाइन को समझ के कैसे लिखा हमने वो देखा। हमें अब खुद को और इसको दोनों को ट्रेन करना पड़ेगा। पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी बोली हुई बातें जिस तरीके से हम बोलते हैं ये उसे कैसे समझ रहा है। जब मैंने हाय हाउ आर यू लिखा तो इसने उसको इस तरीके से टेक्स्ट में कन्वर्ट करा। अब बहुत इजी सा लॉजिक है लर्नर्स। अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो मैंने इसको बोला है इसने इसको समझा, यहाँ पे लिखा, मैंने इसको कॉपी कर दिया, मैं आया अपने प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे एक इनपुट दे दिया इसे। मैंने इसे बोला लर्नर्स कि इफ टेक्स्ट में जो भी डेटा है, टेक्स्ट नाम के इस वेरिएबल में जो भी डेटा है अगर वो इक्वल्स टू है, बराबर है किसके, तो सर यहाँ पे आपकी टर्म लिख दो हाय हाउ आर यू के। अगर टेक्स्ट में जो डेटा है वो एज इट इज हाय हाउ आर यू लिखा हुआ है तो क्या करना है, बस रिएक्शन दो। रिएक्शन में हमने क्या कहा, रिएक्शन में हमने कहा आप लिख दो आई एम गुड, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया आई एम गुड। इस तरीके से नॉर्मली प्रिंट कर दिया, इसको सेव कर दिया और हमने फिर से प्रोग्राम को रन करा, हाय हाउ आर यू। सो लर्नर्स जैसे ही मैंने इसे हाय हाउ आर यू बोला, क्या इसने आई एम गुड बोला, हमारी कही हुई बात को मैच कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब अगर मैं उसे बोलता हूँ हैक दिस डिवाइस, तो यहाँ पे बस मुझे वही चीज लिखनी है जो मैं बोल रहा हूँ या जैसे इसे समझ रहा है। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट हिंदी में रन कर सकते हो, जरूरी नहीं आप सब इंग्लिश में लिखो। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने क्योंकि हमें इससे ट्रेनिंग लेनी है, समझना है कैसे काम कर रहा है, हमने इसे रन करा और हमने बोला इस वीडियो को लाइक करो। अब मैंने जो बोला लर्नर्स इसने उसे समझा और यहाँ पे इस तरीके से लिखा इस वीडियो को लाइक करो। मुझे क्या करना है, मुझे बस स्टेटमेंट को कॉपी करना है और यहाँ पे सेट कर देना है, ये बस मैच करेगा। इसको मतलब नहीं है मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है मेरी बोली हुई बातों की फीलिंग्स और उनके मीनिंग्स को ये समझ पाए। फिलहाल इसे वो करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल ये बहुत इजी लॉजिक पे भी स्टार्ट हो सकता है, ऑल्दो हम इसमें ये वाला लॉजिक भी डालेंगे जिसमें हमारी बात समझ पाए यूजिंग ए। बट अभी के लिए हम इससे क्या करना चाहते हैं कि हमारी बेसिक बातों को तो ये हमें रिस्पॉन्ड करे, है ना, या हम इसके कंसेप्ट को तो एक बार समझ पाए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इस वीडियो को लाइक करो, ये बोलेगा यस लाइक कर दिया, ठीक है। हमने इस कंटेंट को सेव करा और इसको फिर से रन करा। अब हम फिर से सेम लाइन बोलेंगे इस वीडियो को लाइक करो, तो इसने बोला यस लाइक कर दिया। लर्नर्स इस तरीके से आपको ये तो समझ आया कि मेरी बोली हुई बात ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है और उस टेक्स्ट को मैच करवा के मैं जो ऑपरेशन चाहूँ करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये भी मुझसे बात करे तो उसके लिए हमें कई सारे पैकेजेस मिलते हैं, जैसे गूगल टेक्स्ट टू स्पीच है, पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच है। किसी की भी मदद से हम हमारे लिखी हुई बात को इससे बुलवा भी सकते हैं, यानी ये भी हमसे रिटर्न में बात कर सकता है। अब ये कैसे होगा, तो उसका भी पैकेज इंपोर्ट कर देते हैं सर। अब इसे इंस्टॉल करने के लिए बस आप इस पर होवर कर दो, अपना कर्सर ले जाओ, इंस्टॉल पैकेज pyttsx3 आ गया, ये उसे इंस्टॉल कर देगा। उसे इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, आगे का टास्क हम यहाँ पे नीचे करते हैं, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे वो कमांड लिखा जिसकी मदद से लिखे हुए कंटेंट को ये खुद बोलेगा
और वो कमांड क्या है, वो प्रोग्राम क्या है, वो हम लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा pyttsx3.speak और स्पीक के अंदर एक वेरिएबल रखा विच इज टेक्स्ट। फिलहाल इसको मैंने करा यहाँ से कॉपी, कट करा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। प्रिंट की जगह हमने कहा कि केवल प्रिंट मत करो, आप बोलो, है ना, रीड करो। किसे रीड करो? टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट नाम का जो वेरिएबल था उसके कंटेंट को पढ़ेगा। हमने कहा ठीक है, इसे रन करके देखते हैं काम करेगा या नहीं करेगा। इस वीडियो को लाइक करो। तो हमारे पास यहाँ एक एरर आया है, उस एरर को सॉल्व करने के लिए चलते हैं हमारे टर्मिनल में और एक और कमांड हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यूज लेंगे, विच इज ALSA utils। बेसिकली इसकी मदद से ये जो आपको ऑडियो वाला जो भी इशू आया है, जो ऑडियो रीड करने वाला है, बोलने वाला जो इशू आया है, वो अब सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही पैकेज इंस्टॉल होता है हम फिर से रन करते हैं, एरर आएगा, फिर से सॉल्व करेंगे। टूल इंस्टॉल हो चुका है लर्नर्स, हमने कहा प्रोग्राम को रन करते हैं। इस वीडियो को लाइक करो। तो जो हमने बोला लर्नर्स, वो इस ऑडियो को रिपीट कर रहा है, शायद आप सबने सुना होगा, या जो भी डेटा स्टोर हुआ है। अगर इससे हम कुछ और कहलवाना चाहते हैं, जैसे हमने कहा अगर ये चीज मैच हो रही है तो आप एक काम करो, आप रिप्लाई में बोल दो हमने ऐसे प्रिंट करा, ओके मैंने लाइक कर दिया। इस तरीके से हमने इससे कुछ प्रिंट करा, हम फिर से बोलते हैं इस वीडियो को लाइक करो। इसने अपनी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करी, बोला ओके मैंने लाइक कर दिया। इस तरीके से लर्नर्स आप अपने बोले हुए ऑडियो को समझा पा रहे हो, ये उसे समझ रहा है, उसका रिजल्ट उसको प्रोसेस कर रहा है और जो रिजल्ट है आपको बोल के भी बता रहा है, जैसा आप चाहो उसे डिजाइन कर सकते हो। ये था आपका पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट है कि सर अब अगर हम इससे कोई कमांड रन करवाना चाहें, तो जैसे मैं देखना चाहूँ मेरी करंट लोकेशन में क्या है, या मैं कोई एनमैप स्कैनिंग करना चाहूँ, या मैं कोई हैकिंग अटैक करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ, कैसे होगा? सो फॉर दैट हमें चाहिए सब प्रोसेस। हमने कहा ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को और पावरफुल बनाने वाले पार्ट की तरफ आ चुके हैं, जहां पे हम लिखेंगे इंपोर्ट और उसके बाद लिखेंगे सब प्रोसेस। ये हमें यहाँ पे सब प्रोसेस मिल गया। सब प्रोसेस ऑलरेडी सेटअप है, इसलिए एरर नहीं दिखा रहा है। हमने कहा ठीक है, अब बस इसे यूज लेना है। तो इसे यूज लेने का तरीका क्या है सर? इजी तरीका है, हम यहीं पे यूज लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा सब प्रोसेस डॉट, अब हमारे पास डॉट कॉल है, डॉट रन है, कई सारे कमांड्स हैं, है ना, आप जो चाहे कर सकते हो। हमने कहा ठीक है, कॉल तो नहीं करना है, हमें कुछ रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। इसने बोला क्या रन करना है, कोई कमांड है तो दे दो। हमने कहा परफेक्ट, टैब लिख के पहले तो इसका सिंटैक्स ले लो और रन के अंदर हमने एक कमांड लिखा, जो चाहे लिख सकते हैं। फिर हमने कमांड लिखा विच इज ls। हमने कहा भाई हमें जो करंट लोकेशन है, आप उस पर क्या क्या डेटा रखा है बस वो दिखा दो, और वो देखने के लिए आप कमांड क्या देना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे कमांड दिया, मेक श्योर थोड़ा केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना सब लोग। हमने यहाँ शो डेटा लिख दिया। अब हमने इसे रन करा और रन करने पे ये कुछ बोले भी तो बेहतर है। ये बोलेगा दिस इज योर रिजल्ट, या फिर योर रिजल्ट इज रेडी। इस तरीके से हमने कमांड लिखा रनर, जिससे रन करा और लेट्स सी क्या होता है। शो डेटा, इसने बोला रिजल्ट इज रेडी और मेरी करंट लोकेशन में जो भी डेटा था, जैसे कि main.py नाम की एक फाइल थी केवल करंट लोकेशन में, इसने वो लिस्ट करके दिखा दी। सर अगर हम इतना सा काम नहीं, कोई बड़ा काम करना चाहे, कोई nmap का पूरा टास्क लिखना चाहे, जैसे हमने लिखा -A फॉर एग्रेसिव स्कैन और मेरे विक्टिम का IP, जिसमें फिलहाल के लिए मैं अपना लोकल होस्ट का IP लिख रहा हूँ, केवल आपको एक कंसेप्ट दिखाने के लिए। और शो डेटा की जगह मैं कर दूं स्कैन डिवाइस। अब मैंने इसे रन करा, स्कैन डिवाइस, उसने बोला आपका रिजल्ट रेडी है और यहाँ पे इसने स्कैनिंग करनी चालू कर दी। और उस स्कैनिंग में हमें एक एरर आया जिसे रिजॉल्व करना बहुत आसान है, हमें कुछ खास नहीं करना। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देख सकते हो एरर भी नहीं आया, रिजल्ट आ गया, एरर ऊपर था। आप यहाँ देख सकते हो कि हमारी पोर्ट नंबर 5432 ओपन थी, जहाँ पे PostgreSQL चल रहा था। तो उसने PostgreSQL का सारा डेटा जो है, स्क्रिप्ट टेस्टिंग भी जो है वो करके ऑपरेटिंग सिस्टम तक का डेटा लाके दे दिया। ये था लर्नर्स हमारा नए जारवस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने केवल अपनी बोली हुई बात इसे समझाई, इसकी तरफ से इसको भी कहा कि आप हमें बोल के बात करिए, आप हमसे ऑडियो में बात करिए और हमारे दिए हुए टास्क पे काम करिए यूजिंग सब प्रोसेस। जो भी कमांड देंगे रन करेगा। लेकिन ये प्रोग्राम इतना सा नहीं है। पहला टास्क, आज का टास्क आपका ये है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो आपके nmap sin कहने पे sin स्कैन रन करे, nmap TCP कहने पे TCP स्कैन रन करे, nmap A कहने पर एग्रेसिव स्कैन रन करे। आप जो भी बोलो उस हिसाब से अलग अलग स्कैन रन करे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें हम AI इंटीग्रेट करके इसे और पावरफुल कैसे बनाएं। यानी अगर मैं इसे ये सब नहीं देता, तो मैं इसे कोई कमांड नहीं देता, मैं बस इसे बोलता है nmap एग्रेसिव स्कैन, ये जाके रिसर्च करता, देखता है एग्रेसिव स्कैन का कमांड क्या है और आके मेरे विक्टिम पे परफॉर्म कर देता। तो इतना इसको ऑटोमेशन में ले जाना है, इतना इंटेलिजेंट इसे बनाना है। सो फॉर दैट पहले ये बनना बहुत जरूरी है। मेक श्योर लर्नर्स आप सब लोग इस प्रोग्राम को कंप्लीट करके कमेंट सेशन में मुझे जरूर अपडेट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे AI के साथ जोड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।